पोकेमोन रेडिकल रिडिक्स 51 से 60 तक। एक पोकेमोन सेंटर में एक समूह को युद्ध क्षेत्र में देखा जा सकता था। बीच में दो लोग लड़ रहे थे, एक के पास चारमंडर था और दूसरे के पास पोलिवैग। लेकिन इस समय आग की छिपकली बेहोश पड़ी थी, इसलिए उसके ट्रेनर ने उसे उठाया और जॉय की ओर भागा। जब चारमंडर आराम कर रहा था, तभी एक और लड़का नीले बालों वाले दूसरे लड़के के पास आया। पास आने वाले लड़के के नारंगी बाल थे और उसने गले में एक्स का हार पहना हुआ था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस बेवकूफ छिपकली से छुटकारा पाओ, वह बेकार है, वह सबसे कमजोर पोकेमोन को भी नहीं हरा सकती। मैंने तुम्हें पहले ही एक बेहतर अग्नि पोकेमोन दे दिया है, तो फिर तुमने उसे अपने पास क्यों रखा है? नारंगी बालों वाले लड़के ने सवाल से ज्यादा मांग के लहजे में कहा। दूसरा लड़का डर गया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरा पोकेमोन पसंद है, और यह मेरे पिता का दिया हुआ तोहफा है, जिसे पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लड़के की बात बीच में ही कट गई। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे परवाह है? लड़के ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, उस पोकेमोन से छुटकारा पाने या मेरा पीछा करना बंद करने का ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या तुम्हें याद है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ शामिल हो सकते हो, तो मैंने तुमसे सबसे पहले क्या कहा था? आपको पीछे नहीं रोकना। लगता है तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना दिखते हो। अब उस छिपकली को हटाओ वरना मैं तुम्हें हटा दूंगा। संतरे ने ये कहकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद फायर लिजार्ड ड्रॉप पर ऐश उस चट्टान को देख रहा था, क्योंकि वह फिर से रात में वहां गया था। फिर से चारमंडर का कोई निशान नहीं है। खैर, मैं सर्ज और अब्रा को हराने के बाद वापस आऊंगा। अब्रा, जो अपनी जैकेट के अंदर था, जाग उठा और टेलीपोर्ट करके गायब हो गया। 5 मिनट बाद नीले बालों वाला एक बच्चा चट्टान की ओर आ रहा था और उसने अग्नि छिपकली को छोड़ दिया। चारमंडर उठा, लेकिन लड़ाई में घायल होने के कारण वह वापस लेट गया। चारमंडर, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, बच्चा लगभग रोते हुए कह रहा था। चारमंडर, आग वाली छिपकली हर हफ्ते कहती थी क्योंकि वह थक चुकी थी। मुझे खेद है, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं लेकिन नहीं रख सकता। कृपया मेरे लिए इसे और कठिन मत बनाओ, बस इसी जंगल में रहो। लड़के ने पोकेमोन के लिए कुछ खाना छोड़कर भागते हुए कहा। हालांकि चारमंडर लड़के के काम को गलत समझ गया था और चूंकि उसे कुछ खाना दिया गया था, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। वर्तमान समय। ऐश और येलो की ब्रॉयर और मिस्टी से दोबारा मुलाकात के बाद उन्होंने रात का खाना खाया और फिर अपने कमरों में चले गए। ऐश ने पहले से ही सर्ज के साथ एक लड़ाई तय कर ली थी और कल के लिए अंतिम तैयारियां पूरी करने के बाद वह सो गया। अगले दिन सब लोग उठे और खाना खाया। फिर दोपहर के करीब वे जिम के लिए रवाना हुए। जिम के बाहर ग्रीन अपनी सामान्य ट्रेनर की पोशाक में उनका इंतजार कर रही थी। स्वाभाविक रूप से येलो, जिसने अभी तक अपनी दोस्त को नहीं देखा था, तुरंत उसकी ओर दौड़ी और बोली, हे ग्रीन इधर आओ, और उसकी ओर दौड़ पड़ी। हे येलो, हे ऐश, मुझे लगता है कि अगला मैच आप ही ने तय किया है, ग्रीन ने कहा। वाह, लगता है तुम मुझे जानते ही हो, या फिर तुम अभी उसे चुनौती देने वाले थे और तुम्हें अस्वीकार कर दिया गया, ऐश ने कहा। हाँ, लेकिन मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मेरे बेवकूफ दोस्तों में से एक पूरे दिन के लिए जिम किराए पर ले लेता है और मेरा दूसरा बेवकूफ दोस्त अगले दिन के लिए किराए पर ले लेता है, ग्रीन ने कहा। ठीक है, आप स्टैंड में इंतजार कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये तो मशहूर आखिरी शब्द हैं, आप मुझे किसी भी तरह से समझा पाएंगे कि जिम लीडर और वह लड़की जिससे हम रूट 1 में मिले थे, आपके पीछे क्यों हैं? खैर, संक्षेप में कहें तो, ऐश ने ब्रॉयर की ओर इशारा करते हुए कहा, निकम्मे पिता दूध लेकर वापस आए और जिम पर कब्जा कर लिया, इसलिए वे चले गए। फिर मिस्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, वाटर जिम में चौथी बहन जो अभी जिम लीडर नहीं बन सकती। हेलो, ब्रॉयर और मिस्टी ने कहा, क्योंकि वह गलत नहीं था। आप येलो से सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी मुझे एक अपॉइंटमेंट में जाना है, इसलिए आप लोग दर्शक दीर्घा में चले जाए। ऐश ने आधे मजाक में उन्हें दर्शक दीर्घा की ओर धकेलते हुए कहा और वह दरवाजे की ओर चल पड़ा। चारों दर्शक दीर्घा में चढ़ गए और आपस में बातचीत जारी रखी। इसी बीच ऐश ने दरवाजा खोला और वहां दो सहायक खड़े थे। दोनों ने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वे किसी सैन्य शैली के जिम के बजाय बाइकर गिरोह के सदस्य हों। अरे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने कहा, मैं अपनी लड़ाई के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने पहले ही इसकी तारीख तय कर ली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने बॉस को यहाँ बुलाएं, ऐश ने अपने सामान्य लहजे से बिल्कुल अलग स्वर में कहा। चमड़े की जैकेट पहने उस आदमी ने अंधेरे में पुकारने से पहले कहा, अरे बॉस, एक और लड़का यहाँ आया है जिसे आप पीट सकते हैं। अचानक वही विशालकाय आदमी अपने राइचू को कंधे पर लिए आगे बढ़ा। अरे, ये क्या हो रहा है? लगता है एक और बच्चा अचानक सामने आ गया है। पहले वो बच्चा जिसने कल मेरा पीछा नहीं छोड़ा और अब तुम। सर्ज ने ऐश के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। सर्ज ने तुरंत ऐश की बांह को महसूस किया और आश्चर्यचकित होने से पहले मुस्कुराया। लगता है तुम मेरी तरह दुबले पतले बच्चे नहीं हो। ठीक है, तो अब तो मजा आने वाला है, सर्ज ने अपने कंधे पर पिकाचू को देखने से पहले कहा। शायद नहीं, अगर तुमने वो बेबी पोकेमोन खरीदा है, सर्ज ने थोड़ा हंसते हुए कहा। खैर, लीग के नियमों के अनुसार तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पास कितने बैज हैं?
मेरा नाम ऐश है और मेरे पास पहले से ही 2 बैज हैं, ऐश ने कहा। सर्ज की बात सुनकर पिकाचू भी गुस्सा होने लगा। नहीं, नहीं, नहीं पिकाचू, अपने अहंकार को हावी मत होने दो। अगर तुम लड़ाई हार गए तो तुम्हारे इवोल्यूशन की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐश ने सोचा, उम्मीद करते हुए कि पिकाचू शांत हो जाएगा। अच्छा, तो अपनी जगह ले लो और हम शुरू करते हैं। लीग के नियमों के अनुसार मुझे सामान्य तरीकों से पोकेमोन बदलने की अनुमति नहीं है, और इसे संतुलित करने के लिए मेरा स्टेडियम बिजली से चलने वाला है। ये 4 बनाम 4 का मुकाबला है, सर्ज ने कहा, और अपने कंधे पर 4 पोकेबॉल वाली बेल्ट रखकर उसमें से एक निकाल ली। ऐश ने अपना पहला पोकेमोन तैयार किया और दोनों ने उसे मैदान में उतारा। सर्ज ने हेडबैंड पहने अपने इलेक्ट्रोड को भेजा और ऐश ने निडोरान को, और लड़ाई शुरू हो गई। इलेक्ट्रोड, अब दोनों स्क्रीन लगाओ, सर्ज ने आदेश दिया और तुरंत ही लाइट स्क्रीन और रिफ्लेक्ट दोनों लग गईं। अब रेन का नृत्य करो। सर्ज ने स्पीड के अंतर का उपयोग करते हुए रेन शुरू करवा दी। निडोरान, स्टीलथर रॉक और टॉक्सिक स्पाइक्स X2। निडोरान ने अपनी जगह ले ली और सर्ज की तरफ मैदान पर भूरे और बैंगनी रंग के नुकीले जाल बिछा दिए। हालांकि जैसे ही उसने टॉक्सिक स्पाइक्स का दूसरा सेट लगाने की कोशिश की, सर्ज बोल पड़ा, बुरा नहीं है, लेकिन काफी अच्छा भी नहीं है। इलेक्ट्रोड वोल्ट स्विच, इलेक्ट्रोड से चिंगारियां निकलने लगीं और वह बिजली में बदल गया। निडोरान से टकराया और उसे वापस उसके पोकेबॉल में डाल दिया, फिर अपने इवियोलाइट से एक और पोकेमोन मैग्नेटोन को बाहर निकाल दिया। किनारे पर खड़े सभी लोग देख रहे थे और येलो ने पोकेमोन साथियों की तरह ही खास सवाल पूछा, क्या सिर्फ ऐश को ही पोकेमोन बदलने की इजाजत नहीं थी? सर्ज को अपना पोकेमोन बदलने की इजाजत क्यों मिली? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उन्हें पारंपरिक तरीकों से बदल नहीं सकता, यानी वह उन्हें खुद नहीं बदल सकता, लेकिन इसका एक उपाय है, जैसे कि वोल्ट स्विच। लड़ाई में वापसी करते हुए निडोरान ने आखिरकार टॉक्सिक स्पाइक्स का दूसरा सेट लगाया, और मैग्नीमाइट को स्टीलथर रॉक से कुछ नुकसान हुआ, हालांकि वह किसी कारणवश हवा में तैर रहा था। इसलिए ऐश ने निडोरान को वापस बुला लिया और अपना अगला पोकेमोन माचोक मैदान में उतारा। आखिरकार एक असली पोकेमोन मिल ही गया, लेकिन मैग्नेटोन थंडर, अब ये तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। सर्ज ने बिजली के क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया और इस तथ्य के साथ कि रेन न होने पर भी वह हमला कर सकता था। माचोक को भारी नुकसान पहुंचा और जैसे ही वह उठा, उसके शरीर में बिजली का झटका दौड़ रहा था। वह लकवाग्रस्त हो गया। सर्ज मुस्कुरा रहा था ये सोचकर कि मैग्नेटोन ने माचोक को बेकार कर दिया है। तभी अचानक माचोक की त्वचा लाल हो गई और उससे भाप निकलने लगी और वह अपने शरीर में दौड़ रही बिजली से बेपरवाह होकर उठ खड़ा हुआ, गत सक्रिय हो गया। ठीक है, तो अब माचोक, इसे गिराओ और फिर ईंट तोड़ो। माचोक खुले हाथ से आगे बढ़ा, उसके बाएं हाथ ने चुंबक पर जोरदार प्रहार किया जिससे इवियोलाइट को पकड़े हुए हार गिर गया और उसकी रक्षा शक्ति समाप्त हो गई। फिर घूमते हुए उसने दूसरे हाथ से स्क्रीन पर प्रहार किया और उन्हें चकनाचूर कर दिया, चुंबक के ठीक बीचों बीच जा लगा। गट्स बूस्ट, स्टीलथर रॉक डैमेज और माचोक की ब्लैक बैट से मिले बूस्ट ने मिलकर इसे खत्म कर दिया, लेकिन थंडर के बाद भी माचोक की हेल्थ लगभग 30% ही बची थी। एएनआई ने डैमेज कैलकुलेटर देखा और इतनी जल्दी जीत की उम्मीद नहीं की थी। मुझे एक और जीत की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हे, बुरा बच्चा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जीतूंगा। सर्ज ने अपनी कमर पर काली बेल्ट बांधे हुए अपने इलेक्टाब्स को छोड़ने से पहले कहा, जो माचोक की बेल्ट जैसी ही थी। साथ ही माचोक को भी थोड़ी क्षति पहुंची थी और वह बुरी तरह से जहर से प्रभावित था। ठीक है इलेक्टाब्स, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। थंडर और डैश आगे बढ़ो, सर्ज ने आदेश दिया। मचोक, रक्षा करो और उसका सामना करो, ऐश ने आदेश दिया। जैसे ही मचोक ने अपने ऊपर एक अवरोध खड़ा कर बिजली को रोका और आगे बढ़ा। थंडर पंच, फायर पंच, ऐश और सर्ज ने आदेश दिया और दोनों पोकेमोन ने अपनी मुट्ठियां आपस में मिलाईं और टकराने लगे। इसी क्षण इलेक्टाब्स को विष का आघात लगा। दोनों ने एक दूसरे को घूंसा मारा और पीछे हट गए। वाइल्ड चार्ज, इसे अभी खत्म करो। बीच में उससे मिलो और क्रॉस चॉप करो। दोनों ने क्रमशः आदेश दिया। दोनों पोकेमोन एक साथ तेजी से दौड़े और जैसे ही वे एक दूसरे के पास पहुंचे, बिजली से भरा एक विशाल धूल का बादल प्रकट हुआ। माचोक अभी भी खड़ा था लेकिन बेहोश हो गया था, और इलेक्टाब्स भी जहर के कारण मुश्किल से खड़ा था। ऐश ने माचोक को वापस कर दिया और अगले पोकेमोन वीपिनबेल को तैयार किया। अच्छा बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे ही जीतने नहीं दे सकता, है ना? इलेक्टाब्स, फायर पंच मारो। सर्ज ने आदेश दिया और इलेक्टाब्स उठ खड़ा हुआ और फ्लाईकैचर की ओर बढ़ने लगा। सुरक्षा के साथ रुकें। फिर धूप वाला दिन, वीपिनबेल ने आग से खुद को बचाने के लिए एक अवरोध खड़ा किया और तुरंत रेन को रोक दिया जिससे सूरज अंदर आ गया, साथ ही क्लोरोफिल से स्पीड में भी वृद्धि मिली। अब इससे छुटकारा पाओ। सोलर बीम, स्पीड में वृद्धि और सूर्य की शक्ति से वीपिनबेल से एक विशाल किरण निकली और उसने इलेक्टाब्स को पीछे धकेल दिया, जिससे वह लड़ने में असमर्थ हो गया। सर्ज ने इलेक्टाब्स को वापस बुलाते हुए कहा, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम काफी समय बाद पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे अपने पहले ही प्रयास में इतनी दूर तक पहुंचाया है, लेकिन तुम अभी भी जीतने वाले नहीं हो। सर्ज ने अपना पहला पोकेबॉल उठाते हुए और इलेक्ट्रोड को फिर से बाहर भेजते हुए कहा।
चिप डैमेज और जहर के कारण वह कमजोर हो गया था, लेकिन कमरबंद नहीं टूटा क्योंकि यह गेम से अलग तरीके से काम करता है। एक ही बार में नॉकआउट होने से रोकने के बजाय यह उस आखिरी बार को रोकता है जो उसे खत्म कर सकता है। ठीक है, सिग्नल बीम, फिर रोलआउट के साथ खुद को लॉन्च करो, सर्ज ने आदेश दिया। विपिन बेल की बेल को जमीन में गाड़ दो और खुद को संभालो, ऐश ने आदेश दिया, और लगभग तुरंत ही एक किरण फ्लाईकैचर से टकराई, जिसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी बेल को वापस जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि एक लाल और सफेद गेंद बार बार बेहद तेज स्पीड से उससे टकरा रही थी। अब इसे खत्म करो, सर्ज ने आदेश दिया जैसे ही गेंद पौधे पर एक और जोरदार प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी। अब फ्लाई ट्रैप को छोड़ो और इस्तेमाल करो, ऐश ने आदेश दिया और अचानक जमीन से लताएं निकली और लुढ़कती हुई गेंद को पकड़कर वहीं रोक दिया। फिर उन्होंने गेंद को विपिन बेल के पास पहुंचाया, जिसने अपना मुंह चौड़ा करके गेंद को अपने मुंह में पकड़ लिया और उसे चूसने लगा। क्या, अभी बाहर निकलो, डिस्चार्ज करो। अंदर से बिजली कड़कने लगी, लेकिन घास बिजली का प्रतिरोध करती थी, इसलिए बिजली का असर काफी नहीं हुआ और वह लगातार कमजोर होता गया और उसमें जहर घुलता गया। अब इसे यहीं खत्म करो, स्लब बॉम्ब, जब तक वह अंदर है। विपिन बेल ने अपना मुंह जहर से भरना शुरू कर दिया, जबकि बिजली का गोला अभी भी अंदर फंसा हुआ था। तभी उसके गाल विस्फोट से फूल गए, उसकी आफ्टरमैथ क्षमता के कारण। फिर वीपिंग बेल ने उसे थूक दिया, लेकिन कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। सर्ज ने अपने पोकेमोन को वापस बुला लिया और ऐश ने भी ऐसा ही किया। मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया है। अब मैं अपने सबसे ताकतवर पोकेमोन का इस्तेमाल करूंगा, ये युद्ध के समय से मेरे साथ है, सर्ज ने कहा, और उसका राइचू उसके कंधों पर खड़ा था। चिंता मत करो, मैं उसे इतना संयम बरतने के लिए कहूंगा कि कम से कम मामला निष्पक्ष रहे, सर्ज ने कहा, जबकि रायचू वहां बाहें मोड़े खड़ा था और थोड़ा हंसा। रायचू, ठीक है, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ऐश ग्लूम को छोड़ने ही वाला था कि तभी पिकाचू उसके पास आया और पोकेबॉल छीन लिया। पिकाचू, उसने कहा। ऐश ने अपना चेहरा सीधा रखा, लेकिन मन ही मन वह एक ही बात सोच रहा था, फ्यू। ऐश लगभग 5 सेकंड तक खाली निगाहों से पिकाचू को घूरता रहा, इतना कि ऊपर बैठे समूह ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। ऐश क्या कर रहा है? ग्रीन ने पूछा। मैं आपसे और येलो से यही पूछने वाली थी, आप दोनों उसके साथ बड़े हुए हैं, क्या उसने पहले कभी ऐसा किया है? मिस्टी ने पूछा। नहीं, ऐश सिर्फ सोचने के लिए ही रुकता है, येलो ने जवाब दिया। फिर ग्रीन ने आगे कहा, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि वह रोने की कोशिश नहीं कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि पिकाचू ने ऐसा क्या किया जिससे वह गिर पड़ा। इस दौरान सीसीके ऐश ने आखिरकार अपने मन में सोचना खत्म किया और फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को एक थप्पड़ मारा। ठीक है, पिकाचू, तुमने अपने अहंकार को हावी होने दिया। अगर तुम हार गए तो मेरी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अगर मैंने मना किया तो वो मेरी बात को गलत समझेगा, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। वैसे तो आमतौर पर मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन स्पाइक्स और टॉक्सिक स्पाइक्स की वजह से मेरे पास मौका है। एक और बात यह है कि राइचू के पास शायद लाइटनिंग रॉड है, लेकिन लाइटनिंग रॉड एकदम सही नहीं है। अगर पोकेमोन में बहुत ज्यादा बिजली चली जाए तो वो अंदर से फट जाता है, लेकिन ये बात पिकाचू पर भी लागू होगी। अरे बच्चे, क्या तुम अपना अगला पोकेमोन बाहर लाओगे या वहीं खड़े होकर रोते रहोगे? सर्ज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तभी राइचू ने भी कुछ ऐसा कहा जिससे पिकाचू और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। ठीक है, ऐश ने पिकाचू की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? पिकाचू ने सिर हिलाते हुए और गालों में बिजली सी दौड़ते हुए कहा। ऐश ने मुस्कुराते हुए आह भरी और कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन हारना मत। पिकाचू आगे दौड़ा और सर्ज जोर से हंसा। लगता है तुम्हारे पास पोकेमोन की कमी हो रही है, तभी तो तुम उस नन्हे पोकेमोन का इस्तेमाल कर रहे हो। खैर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वही कमी रखने दूंगा जो तुमने मुझे दी थी। सर्ज ने राइचू को गेंद में डालकर बाहर फेंक दिया, जिससे वह जहर से प्रभावित हो गया। वह इतना घमंडी था। ठीक है, तो राइचू, चलो इस पिपसिक्वीक से छुटकारा पाते हैं, डैश करो और मेगा पंच मारो, सर्ज ने आदेश दिया और राइचू आगे दौड़ा और अपने कूल्हों को पीछे खींचा, जिससे उसकी छाती पर मौजूद गोला चमक उठा। पिकाचू चकमा देता है, फिर फुर्ती दिखाता है। पिकाचू पीछे की ओर कूदा और कंपन करने लगा, जिससे उसे स्पीड का लाभ मिल गया। अब इलेक्ट्रो बॉल, जमीन पर, पिकाचू ने पिछली स्पीड का उपयोग करते हुए खुद को ऊपर की ओर धकेला और इलाके से प्रेरित एक बिजली के गोले के पार ले गया, जिससे पीछे एक विशाल धूल का बादल बन गया जिसमें पिकाचू छिप गया। क्या? सर्ज ने हैरानी से कहा, जैसे ही लाइफ ऑर्ब का असर दिखने लगा और जहर शरीर में रिसने लगा। रेचू, स्विफ्ट, इन घटिया चालों से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। स्विफ्ट एक दिलचस्प चाल है जो किसी भी बदलाव को नजरअंदाज करती है और हमेशा अपने लक्ष्य को भेदती है। हालांकि, अगर वह डबल टीम बनाकर उसका इस्तेमाल करे तो उसे यह नहीं पता होता कि उसका लक्ष्य कहां है। अचानक धुंध से दर्जनों पिका क्लोन बाहर निकल आए और स्विफ्ट से निकलने वाले प्रत्येक तारे ने उनमें से कुछ को नष्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन सर्ज लगातार स्विफ्ट का उपयोग नहीं कर सकता था। जीवन के गोले का कर अंततः उसे भारी पड़ जाएगा। राइचू की योजना में बदलाव। स्कैटर बोल्ट, चार्ज जोड़, थंडरबोल्ट जोड़, डिस्चार्ज का इस्तेमाल करो।
राइचू ने खुद को उठाया और वातावरण से यथासंभव बिजली इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लगभग एक मिनीगन की तरह तेजी से सभी दिशाओं में छोटे छोटे थंडरबोल्ट दागने लगा, ताकि असली वाले को ढूंढकर एक ही बार में लड़ाई खत्म कर सके। सभी क्लोन घायल हो गए, लेकिन इससे पहले कि जहर और जीवन गोलाकर का असर होता, पिकाचू कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये कहाँ गया? सर्ज ने धुआं छंटते देखा और वहां एक खाली जगह रह गई। पिकाचू ने इस एक पल के लिए डिग करना सीखा था और अब इसका इस्तेमाल कभी नहीं होगा। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि पिकाचू ने डिग करना कैसे सीखा। जाहिर है, उसने खुदाई करके ही सीखा होगा, यानी ज्वालामुखी में नाचकर। खैर, सर्ज रायचू को पुकारने ही वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पिकाचू पीछे से निकला और रायचू पर टूट पड़ा। ठीक है पिकाचू, चलो इसे खत्म करते हैं। मैंने सुना है कि उसे रैपिड फायर पसंद है। देखते हैं उसे कैसा लगता है। आयरन टेल को जमीन पर रखकर शूट स्टाइल स्टीलथर बइराज आयरन टेल जोड़ स्टीलथर रॉक। पिकाचू ने तुरंत जमीन पर जोर से वार किया, जिससे पहले छिपे हुए पत्थर हवा में उड़ गए और पिकाचू ने उन्हें रायचू पर सेमी ऑटो मशीन गन की तरह दागना शुरू कर दिया। हर पत्थर से रायचू को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया और लड़ने में असमर्थ हो गया। पिछला इलेक्ट्रिक टैरन हटाते ही लीडर चुप हो गया और सर्ज ने रायचू को वापस बुला लिया। ऐसा करते ही उसने रायचू को देखा और हंसने लगा। हा 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 हा, मुझे इतने लंबे समय से किसी लड़ाई में इतना मजा नहीं आया, और तो और तुमने पहले ही प्रयास में जीत हासिल कर ली। हा हा हा, उन दो राक्षसों के बाद से मैं इस तरह नहीं हारा था। स्टैंड में बैठे सभी लोग अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी येलो उठ खड़ी हुई और बोली, बधाई हो ऐश, तुम जीत गए। उसके तुरंत बाद बाकी सबने भी यही कहा। सर्ज आगे बढ़ा और ऐश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे तुम पसंद हो, और तुम्हारा वो पिकाचू भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। ऐश ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह सुन रहा हूं। सर्ज ने महिला सहायक की ओर देखा और सिर हिलाकर किसी बात का इशारा किया। यही वो भावना है जो मैं देखना चाहता हूं। खैर, मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि एसएसएन नए एलीट 4 को पेश करने के लिए एक क्रूज की होस्ताई करने जा रही है। सही। खैर, वे अपनी पूरी टीम नहीं ला रहे हैं, सिर्फ अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को ला रहे हैं, इसलिए जहाज पर जाने के लिए अंगरक्षकों का भी चयन किया जा रहा है। दरअसल, मैं खुद उन 2 जिम लीडरों में से एक हूं जो जहाज पर जा रहे हैं। मैं अपनी मुख्य टीम को भी साथ ले जा रहा हूं। सर्ज ने कुछ धातुओं के ऊपर कांच के पीछे रखी 5 पोके बॉल की ओर इशारा करते हुए कहा। सच कहूं तो मुझे उम्मीद थी कि आप इस तरह का काम करने वाले आखिरी लोगों में से एक होंगे। उन्होंने आपको क्या पेशकश की थी? हाँ, तुम तो काफी समझदार हो। हाँ, मुझे अच्छी खासी रकम मिल रही है, लेकिन मैं वहाँ इसलिए भी जा रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी बेटी वहाँ की नई सदस्यों में से एक है। दरअसल, दूसरी जिम लीडर उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेनिन है। ये सुनकर ऐश थोड़ा पीछे हट गई और बोली, वाह, तुम्हारी शादी हो गई है और एक बच्चा भी है। खैर, मुझे लगता है कि हर किसी के लिए एक दूसरा साथी होता है। खैर, ये सब तो अलग बात है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? सर्ज कुछ सोच रहा था, तभी अचानक वह होश में आया और बोला, ठीक है, घोषणा के साथ साथ एसएसएन पर एक तरह का टूर्नामेंट भी होने वाला है, जिसमें काफी अच्छे पुरस्कार हैं। असल में, मुझे इस टूर्नामेंट के लिए आपको स्पॉन्सर करने की अनुमति मिली है, और अगर आप जीतते हैं तो मेरे जिम को कुछ अच्छे बोनस मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं एसएसएन जाऊं, वहां सभी को पीटूं, और फिर हम दोनों इनाम लेकर भाग जाएं। सर्ज हंसते हुए बोला, अच्छा, ठीक है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी ला सकते हैं। तभी सहायक आया और 5 टिकट लेकर आया, और सर्ज ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे इतने सारे क्यों दिए, लेकिन ठीक है, आप इन्हें रख लीजिए। मुझे इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐश थोड़ी देर सोचने लगा। ठीक है, ये सबसे बुरी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे तैयारी करनी होगी क्योंकि मैं किसी द्वीप पर फंसना नहीं चाहता। इससे पत्थर प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं करूंगा। सर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में मेरा अनुमान गलत नहीं था। खैर, तुम जो चाहो कर सकते हो, बाहर जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो या मैं तुम्हें यहीं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें महीने के अंत से 2 दिन पहले यहाँ वापस आना होगा। और तुम्हें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। सर्ज ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डालकर थंडर बैज निकाला। धन्यवाद, लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने मुझे ही क्यों चुना? क्या आपके सहायकों में से कोई बेहतर नहीं होता? खैर, वे दूसरा विकल्प थे, लेकिन कारण ये था कि मैंने इसे उसे देने की योजना बनाई थी जो मुझे हरा सके। कल, वह लड़का जीत गया और मैं उसे बैज देने वाला था, लेकिन उसने बैज लिया और भाग गया। जैसा कि आप जानते ही होंगे, लीग के नियमों के अनुसार आधिकारिक जिम से केवल 6 बैज की आवश्यकता होती है, इसलिए मेरे जिम में ज्यादा लोग नहीं आते हैं, इसलिए आमतौर पर लोग मेरे जिम को छोड़ देते हैं। खैर, दोनों ही तरह से यह बात समझ में आती है। मैं कुछ भी करने से पहले कुछ तैयारियां कर लूंगा। मैं समय पर वापस आ जाऊंगा और शायद मैं ट्रेनिंग के लिए आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। ऐश ने बाहर जाने से पहले कहा और देखा कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे ऐश, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? ब्रॉ ने कहा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े आदमी सर्ज को गुस्सा आ गया था और उसने तुम्हें जाने से पहले मैदान साफ करने के लिए मजबूर कर दिया, मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐश ने सर्ज द्वारा दी जाने वाली पेशकशों का एक बुनियादी सार समझाया और मिस्टी की उत्साह और ग्रीन की पैसे की लालसा को देखते हुए टिकट दिखाए। वाह, हम में से हर एक के लिए एक टिकट है, ग्रीन ने टिकट लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। इतनी जल्दी नहीं, ऐश ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुमने जो किया उसके बाद मैंने अपना दिल खोल कर रख दिया और तुमने उसे चकनाचूर कर दिया और मैजिक आर्ट्स को खिला दिया, खासकर तब जब हमने बचपन में साथ रहने का वादा किया था। ऐश ने इतने नाटकीय लहजे में कहा कि हर कोई समझ गया कि वह मजाक कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हें कभी टिकट नहीं दूंगा, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से अपनी जेब में रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि यह कल भी वहीं रहेगा, ऐश ने कहा और जैसे ही टिकट बाहर लटक रहा था, उसने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी जेब में रख लिया। खैर, हमें अपनी योजनाओं पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि एसएसएनी महीने के अंत में है, ऐश ने कहा, जब उसने देखा कि टिकट उसकी जेब से निकल गया है, लेकिन उसने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, हे ग्रीन, क्या तुम चाहते हो कि हम भी रुककर तुम्हारी लड़ाई देखें? मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगे, येलो ने कहा। अरे, मैं इसकी सराहना करता हूँ येलो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया तो ऐश को मेरे पोकेमोन के बारे में पता चल जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, ग्रीन ने येलो के सिर पर थपथपाते हुए कहा। येलो भी थोड़ी उस्लेव लग रही थी, इसलिए ऐश ने पिकाचू को उसके ऊपर भी रख दिया, जिससे वह खुश हो गई। अच्छा, फिर मिलते हैं ग्रीन, हमें कभी चाय पीनी चाहिए, मिस्टी ने कहा और वे दोनों चलने लगे। आखिरकार, वे पोकेमोन सेंटर पहुंच गए। ऐश ने अपने पोकेमोन का इलाज किया और अपने दोस्तों से बात करने के लिए बैठ गया। एसएसएनी के आने में अभी कुछ समय है, क्या आप लोग कुछ करना चाहते हैं? ऐश ने बैठते हुए और सुस्त होकर कहा। वैसे तो मुझे कुछ खास याद नहीं आ रहा, मिस्टी ने कहा, मतलब पानी के किनारे होने के अलावा। हाँ, मैं भी नहीं, ब्रॉर ने भी कहा, मैं बस अपने भाई बहनों को फिर से देखना चाहता हूँ। मैं अंकल विल्टन से मिलने जाना चाहता हूँ, येलो ने कहा। ठीक है, अगर आप सभी अपने परिवार से मिलने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ऐश ने कहा। अच्छा, प्रतिभाशाली, तुम क्या सोचते हो कि हम ये कैसे करेंगे? मिस्टी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा। अच्छा, तो क्यों न तुम लोग फियोरो और पिज्जियोटो उधार ले लो। मेरे पास उनके लिए काठी नहीं है, इसलिए सफर उतना आसान नहीं होगा, लेकिन वे तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, ऐश ने 2 पोकेबॉल दिखाते हुए कहा। सभी आश्चर्यचकित होकर बोले, सच में? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वे तुम्हारे पोकेमोन हैं। ये सही नहीं होगा, येलो ने कहा। कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं ना। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इन दोनों के साथ कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करोगे। वैसे भी, मेरे पास अब्रा है, मैं कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, ऐश ने जोर देकर कहा क्योंकि उसे अपनी कुछ योजनाओं को शुरू करने के लिए अकेले रहने की जरूरत थी। मिस्टी अब भी आश्वस्त नहीं थी। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही आप हमें अनुमति दे दें, यह आखिरकार सही नहीं होगा। कीड़ों से बचाव के लिए उड़ना बेहद कारगर तरीका है। मैं पिज्जियोटो को बुलाता हूँ। दोनों पक्षियों को ये बताने के बाद कि ब्रॉर, मिस्टी और येलो कुछ समय के लिए उनकी देखभाल करेंगे, पिज्जियोटो ठीक था लेकिन फियोरो थोड़ा नाराज लग रहा था, इतना भी नहीं कि कुछ कर सके लेकिन फिर भी चिड़चिड़ा था। तो ऐश ने उससे कहा कि वह अपने पुराने गिरोह, दोस्तों, परिवार, जो भी वह उसे कहता हो, से मिल सकता है, और इससे फियोरो ने अपना इरादा बदल लिया और सोचने लगा कि वह अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किन किन तरीकों से कर सकता है। अंत में ब्रॉर और येलो ने फियोरो को ले लिया क्योंकि फियोरो बड़ा था और येलो छोटी थी। मिस्टी ने पिज्जियोटो को ले लिया, इसलिए जब उन्होंने अपना सामान उठाया तो ऐश ने उन्हें गेंदें दी और उन्हें विदा कर दिया। अपने बच्चों को घर छोड़कर जाते देखना एक पिता के लिए हमेशा दुखद होता है, ऐश ने बनावटी आंसू बहाते हुए कहा, लेकिन मुझे पता था कि वह दिन आएगा। मिस्टी ने आंखें घुमाते हुए कहा, अरे, जैसे कि हम इस पर विश्वास कर लेंगे, क्या तुम लोग किसी बात को गंभीरता से लेते हो? येलो ऐसा लग रहा था कि वह ऐश को सांत्वना देने जा रही है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह मजाक कर रहा है और उसने खुद को संभाला। ऐश ने कहा, हर 3 कामकाजी दिनों में सिर्फ एक बार, और वे एक के ऊपर एक नहीं रखे जा सकते। खैर ऐश, हमें अपने पोकेमोन का इस्तेमाल करने देने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। मैं इसकी भरपाई करने का कोई तरीका सोचूंगा, ब्रॉर ने एक कामचलाऊ काठी बनाते हुए कहा। चिंता मत करो, वैसे भी, जब तुम लोग वहां पहुंचोगे तो क्या करोगे? मिस्टी ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और कहा, यह एक रहस्य है, बस इतना कहूंगी कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ अनुशासनात्मक सहायता लेने जा रही हूँ। खैर, यह कोई अशुभ संकेत नहीं है, ब्रॉर ने कहा, लेकिन मैं अपने पिता की मदद करने जा रहा हूं और इतनी कड़ी ट्रेनिंग करूंगा कि मेरी चट्टान जैसी मजबूत इच्छाशक्ति और भी अधिक मजबूत हो जाएगी। सभी लोग उसे घूर रहे थे। ठीक है, मैं भी रोज जॉय को फिर से देखने जाना चाहता हूं, ब्रॉर ने शर्म और उसलेवी बड़ी भरी आंखों से कहा। मैं अंकल विल्टन से पूछना चाहती थी कि क्या वे मुझे ट्रेनिंग देने में मदद कर सकते हैं, वे वास्तव में विरिडियन में जिम लीडर के बाद सबसे अच्छे ट्रेनर हैं, येलो ने खुश होकर कहा, जिससे उसकी गोद में बैठी रेटी भी जाग गई। ठीक है, मैं पहाड़ों पर घूमने जा रहा था और अपने 2 जिद्दी पोकेमोन को विकसित करने की कोशिश कर रहा था। सच में, क्या यह अजीब नहीं है कि वे दोनों अभी तक विकसित नहीं हुए हैं?
ऐश ने वीडल और मैजिकार्प का जिक्र करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मिस्टी ने कहा, वीडल के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैजिकार्प्स को विकसित होने में समय लगता है, लेकिन आपके ट्रेनिंग टास्क क्रम के अनुसार ये 3 बार विकसित हो चुका होगा, मिस्टी ने एक हल्की सी कंपकंपी के साथ कहा जिसे किसी ने वास्तव में नहीं देखा। खैर जो भी हो, मैं फिर भी पहाड़ों पर जा रहा हूँ। शायद मुझे वहां नए रोमांच मिलें, किसी खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाए, वहां मेरा परिवार हो जाए और फिर मैं कभी वापस ना आऊं। हो सकता है कि यह आखिरी बार हो जब तुम मुझे देखो, ऐश ने लगभग बेहोश होने का नाटक करते हुए कहा। ठीक है, जो भी हो, मुझे लगता है कि हम आपसे कुछ दिनों में मिलेंगे, ब्रॉय ने कहा, जबकि सभी ने ऐश की आखिरी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, जब तुम लैंड कर जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं इंतजार करूंगी, ऐश ने कहा जैसे ही पक्षी उड़ गए। पिकाचू के साथ फिर से अकेले रह जाने पर ऐश ने एक गहरी सांस ली और नीचे देखते हुए कहा, लगता है अब फिर से हम दोनों ही अकेले हैं दोस्त, चलो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाता हूँ। ये कहते हुए ऐश वहां से चला गया। पिकाचू ने आगे दौड़ते हुए कहा। कुछ समय बाद ऐश और पिकाचू एक बेंच पर बैठे थे, दोनों के हाथों में आइसक्रीम थी, पिकाचू उसका आनंद ले रहा था और ऐश ने वीपिनबेल को छोड़ दिया। अच्छा, सबसे पहले तो वीपिनबेल सच बता दो, ऐश ने कहा। आप जानते हैं कि फ्लाइट ट्रैप नामक चाल के 3 भाग होते हैं। पहला, विपिनबेल पोकेमोन को अपने मुंह में पकड़ लेता है, जो स्वाभाविक रूप से विषैले बलगम के मिश्रण से ढका होता है, जो उन्हें बहुत अच्छा शिकारी बनाता है। दूसरा, वे एक ड्रेनिंग मूव और जहर के मिश्रण से पोकेमोन की ऊर्जा को सोखना शुरू कर देते हैं। और तीसरा सबसे मजेदार हिस्सा है जहां विपिनबेल पोकेमोन से उसकी पकड़ी हुई वस्तु को चुरा लेता है। इस तरह विपिनबेल के पास पहले वाला फोकस सेश था, वह थोड़ा चिपचिपा था लेकिन कुछ समय के लिए टाइम चैम्बर में रखने से ठीक हो सकता था। उसने उसे उठाया, कुछ हफ्तों के लिए सूखने के लिए अपने स्टोव में रख दिया, समय को कुछ घंटों तक तेज कर दिया और अपने फ्लाई कैचर को अपनी आइसक्रीम देकर पुरस्कृत किया। ऐश बेंच पर बैठ गया और आगे की योजना के बारे में सोचने लगा। ठीक है, मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ। मैं क्लोई से मिलने जा सकता हूँ और उस पर हंस सकता हूँ क्योंकि उसने मुझ पर शक किया था, लेकिन यह मेरे लिए भी थोड़ा बचकाना है। मैं सर्च के साथ ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन उसे जानते हुए अगर मैंने शुरू किया तो मैं रुकूंगा नहीं, इसलिए मुझे पहले से तैयारी करनी होगी, जिसमें असल में कुछ ही मिनट लगेंगे। ऐश सोच ही रहा था कि उसने एक ओरानबेरी से एक और पोके ब्लॉक बनाया और उसे अपने पास आए एक पिज्जी को दे दिया। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि मैं वापस उस पोके सेंटर ट्रेन के पास जाऊं और देखूं कि क्या चारमंडा आता है। अब तक तो लगभग वही दिन हो गया होगा जब असली ऐश उसी जगह पर पहुंचा था। मुझे बस ये देखना है कि रेन होती है या वह चट्टान पर है। आखिरकार ऐश ने मन बना लिया और अब्रा की तरफ देखा, जिसे भी किसी तरह आइसक्रीम मिल गई थी। हालांकि उसने उसके लिए आइसक्रीम नहीं खरीदी थी, फिर भी उसने परवाह नहीं की और उसे उसी जगह पर वापस टेलीपोर्ट करने को कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, वे दोनों गायब हो गए और पिकाचू की आइसक्रीम वहीं रह गई। वही चिड़िया आए और उसे ले गई। जब वे प्रकट हुए तो पोकेमोन सेंटर के पीछे चले गए। एक अनजान बच्चे ने उन्हें देखा, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सेंटर के अंदर चले गए। और वह बच्चा जीवन के बारे में सोचने लगा। इस बीच पिकाचू उस्लेव था, इसलिए उसने उसे थोड़ा कैचअप दे दिया। अंदर जाते ही उसने कुछ लोगों को उनके पोकेमोन के साथ देखा। बाहर तरह तरह के पोकेमोन थे, एक लड़का जियोड्यूब के साथ, एक लड़की इवे के साथ, एक और लड़की क्लेफेबल के साथ, एक लड़का वैनोनाट के साथ, एक लड़की ऑडिश के साथ और आखिर में एक लड़का ल्यूकारियो के साथ और एक लड़की पोकेमोन डेस्क के पास खड़े थे। और 3 लोग ट्रेंच कोट पहने हुए थे जिनका कोई महत्व नहीं था, उनके बालों का रंग, क्या फर्क पड़ता है कि एक के गुलाबी बाल हैं, दूसरे के नीले और तीसरा बिल्ली है, उनका कोई महत्व नहीं है ना। लुकारियो ने भी उसे देखा और अंदर आते ही उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो और कंप्यूटर की तरफ चला गया, साथ ही मन सोच रहा था, वाह, इससे तो सब कुछ एकदम बदल गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आई चूज यू फिल्म में हूँ। जब मुझे एनीमे की तरह पिज्जियोटो नहीं मिला, और मुझे वो पंख तो मिल गया लेकिन पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन इससे क्रॉस के बारे में सवाल उठता है क्योंकि फिल्म में चारमंडर से छुटकारा दिलाने वाला वही था। ऐश सोच में डूबा हुआ था जब वह ओक को फोन करने के लिए कंप्यूटर के पास पहुंचा। ठीक है, मुझे लगता है कि जब जरूरत होगी तो मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा। ओक ने कंप्यूटर का जवाब दिया और ऐसा लग रहा था जैसे वह पकौड़ी खा रहा हो। हेलो मेरे दोस्त, मुझे इस कॉल का क्या कारण है? ऐश ने सोचा, जब मैं उसे फोन करता हूं तो उसे खाना मिलने में कुछ ज्यादा ही आराम महसूस होने लगा है। खैर, मैं चाहता था कि तुम जानो कि मुझे लेफ्टिनेंट सर्च से तीसरा बैज मिल गया है। क्योंकि यह जंगल में एक छोटा सा केंद्र था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने ये सुना और उस लड़के ने पहचान लिया कि ऐश किससे बात कर रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे कि उसने सर्च को हरा दिया। बहुत बढ़िया। गैरी को भी कल मिल गया, हालांकि उसे कई बार कोशिश करनी पड़ी। वह मुझे ये बताने से भी इनकार कर रहा है कि उसे कितना समय लगा, ओक ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारा क्या? तुम्हें इसे पाने में कितना समय लगा? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हें ये पहली कोशिश में ही मिल गया होगा।
लेकिन मैंने किया, ऐश ने कहा, जिससे ओक और उसे सुनने वाला हर कोई अवाक रह गया। माफ कीजिए, लगता है बुढ़ापा मुझ पर हावी हो रहा है, क्या आप कृपया इसे दोबारा कहेंगे? मैंने लेफ्टिनेंट को पहले ही प्रयास में हरा दिया। यह मानना इतना मुश्किल क्यों है कि आप ऑनलाइन फुटेज देख सकते हैं? मैंने सचमुच कुछ घंटे पहले ही उससे मुकाबला किया था। ओक कुछ पल चुप रहने के बाद संभल कर बोला, खैर, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम मुझे लगातार आश्चर्यचकित करते रहते हो मेरे बेटे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमेशा कुछ भी करने से पहले ये सुनिश्चित करना पसंद करते हो कि तुम कुछ कर सकते हो। खैर, मुझे लगता है कि अब तुम अपनी माँ को फोन करना चाहोगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और अगर तुम गैरी को देखो तो उसे बताना कि डेजी उसके बारे में चिंतित है। ठीक है, फिर मिलते हैं ओक, और तुम हमारा वादा मत भूलना, ऐश ने कॉल खत्म करते हुए कहा और अपनी माँ के नंबर पर कॉल करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब उन्होंने तुरंत दिया। हेलो ऐश, कैसी हो? डेलिया ने खुशी से कहा। अरे माँ, सब ठीक चल रहा है। मुझे अपना अगला बैज मिल गया है। जिंदगी बहुत अच्छी है, ऐश ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह जान, ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? क्या ग्रीन या गैरी तुम्हारे साथ हैं? हमने कुछ समय के लिए आराम करने का फैसला किया, इसलिए वे अपने परिवारों के पास चले गए। गैरी और ग्रीन अपना अपना काम कर रहे हैं। तो तुमने उन्हें जाने दिया और अपनी बेचारी माँ से मिलने आने के बारे में सोचा भी नहीं, डेलिया ने मुंह बनाकर कहा, जिसे एक लड़की ने सुना और हंस पड़ी। चलो, हम दोनों जानते हैं कि अगर मैं घर वापस आ गया तो क्या होगा। जब मैं गया था तब तुम रोने के लिए तैयार थी। अगर मैं वापस चला गया तो तुम मुझे बिना आंसू बहाए जाने नहीं दोगी। मुझे पता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो क्यों ना तुम मुझे बताओ। तभी एक लड़का वेपोरियन के साथ बीच में दौड़ता हुआ आया और जॉय के पास पहुंच गया, जिससे डेलिया की बात अधूरी रह गई। माफ कीजिए, नस जॉय, कृपया मेरे पोकेमोन की मदद कीजिए। मेरा वेपोरियन घायल हो गया है। लड़के ने पानी की लोमड़ी को नीचे रखते हुए कहा। जॉय ने कहा, मुझे देखने दो, ये ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? वो एंटी अचानक कहीं से आ गया। लड़के ने उसलेव होकर कहा, मुझे पूरा यकीन था कि हम उसे पकड़ लेंगे। जॉय ने बेचारे पोकेमोन को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐश ने आह भरी, माफ करना माँ, कुछ काम आ गया था, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। लव यू। कॉल खत्म होते ही डेलिया ने कहा और ऐश आगे बढ़ा। तभी बच्चों में से एक ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि एंटे से उसका क्या मतलब था। हाँ, एक पौराणिक पोकेमोन। वे इतने दुर्लभ हैं कि उन्हें कोई देख ही नहीं पाता। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना जबरदस्त शक्तिशाली था। हम पल भर में हार गए और उसके बाद जैसे ही लड़के के मुंह से पौराणिक शब्द निकला, बाकी सभी बच्चे चिल्लाने लगे कि वे उसे पकड़ने जा रहे हैं और वह शायद अभी भी आसपास ही है। ऐश ने आह भरी, क्या यहाँ कोई बुनियादी समझदारी का पालन नहीं करता? बेशक, पौराणिक कुत्ते हो वो जैसे बड़े बड़े पौराणिक कुत्तों जितने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफी ताकतवर हैं। उनमें से एक को तो पहले ही रूप में बग हो गया था, हद हो गई। ऐश ने ये सोचा और बेंच पर बैठे तीनों बेवकूफों को देखा और सेंटर से बाहर निकल गया, लेकिन वास्तव में वह जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। इसी बीच बेंच पर बैठे कुछ महत्वहीन लोग बातें करने लगे। क्या तुमने सुना कि एक पौराणिक पोकेमोन है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए, लड़की ने कहा। हाँ, बेस पर वापस जाने से पहले तैयारी करने के लिए हमारे पास अभी भी कुछ समय है। चलो करते हैं, लड़के ने कहा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने किया है, बिल्ली ने कहा। वे दोनों भाग निकले और सबसे बड़ा रहस्य उजागर हो गया। टीम रॉकेट ही यह अनुमान लगा सकती थी कि यह मैं नहीं था। ऐश की बात करें तो वह यूं ही टहल रहा था जब वह एक चट्टान के पास पहुंचा, जहां एक शेर कुत्ते जैसी आकृति खड़ी थी। उसने एक चट्टान ढूंढी और बैठ गया। तभी पोकेमोन सेंटर से एक लड़की जंगल से दौड़ती हुई बाहर आए और वह लड़का और उसका ल्यूकारियो दोनों सीधे उसकी ओर दौड़ पड़े। ये रहा X2, दोनों ने एक दूसरे को देखते ही कहा। इसी बीच ऐश ने चिप्स का एक पैकेट निकाला और शो का आनंद लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वे दोनों लोग सोरेल और वेरिटी थे। वेरिटी सोरेल को ताना मारने वाली लग रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सोरेल लुकारियो के साथ दौड़कर आ गई। लुकारियो और स्फीयर, सोरेल ने आदेश दिया और ऐसा करते ही लुकारियो ने एक नीले गोले को आवेशित किया और उसे एंटी की ओर फेंका, जो उससे टकराया लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वेरिटी दंग रह गई, उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। फिर अचानक होश में आकर बोली, रुको, मैं यहाँ पहले आई थी। और फिर एक पोकेबॉल निकालते हुए बोली, पिपल बाहर आओ और बबल बीम का इस्तेमाल करो। गेंद में से एक छोटा नीला पेंगुइन निकला और उसने बुलबुले थूकना शुरू कर दिया और उन्हें एंटेई पर फेंका, जो उससे टकराए भी लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ। एंटेई ने उनके हमलों को महसूस तक नहीं किया, इसलिए उसने एक जोरदार सांस छोड़ी और ज्वाला प्रवेशक की ताकत से उन दोनों पर एक अंगारा फेंका। सोरेल और वेरिटी को इतने शक्तिशाली अग्नि हमले की उम्मीद नहीं थी और वे भागने की कोशिश करने लगे, साथ ही उनके पोकेमोन भी उनके पीछे भागने लगे। ल्यूकारियो भी घुटने टेककर अपने पीछे मौजूद तीनों को एक अवरोध से बचाने की कोशिश करने लगा, जिससे अवरोध कमजोर होता चला गया और अंत में वह भी टूटकर बिखर गया, जिससे वह पीछे हट गया।
इसी बीच ऐश एक चट्टान पर बैठकर अपने चिप्स का आनंद ले रहा था, तभी कुछ पोकेमोन उसके बगल में आकर बैठ गए और उसे देखने लगे। उसने उन्हें कुछ बेरीज दी, जिन्हें उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उस नरसंहार का आनंद लेने लगे। वह चारों ओर देख रहा था और चट्टानों को स्कैन कर रहा था, तभी उसकी नज़र ओनिक्स पर पड़ी, जो किसी तरह गर्जना से नहीं जागा था, बल्कि पानी से जाग गया था। उसने इस बात पर ध्यान दिया और लड़ाई की ओर वापस मुड़ गया। इस बार उसने चिप्स का एक और पैकेट खोला। वापस लड़ाई में लौटते हुए वे उठे और वेरिटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिपल हाइड्रो पंप। पेंगुइन उठा और उसने अपनी छाती फुलाकर बड़ी मात्रा में पानी उछाला, जिसे एंटेई ने कूदकर चकमा दिया और समूह के आगे आ गया। वेरिटी अपने नितंबों के बल गिर पड़ी और सोरेल, ल्यूकारियो के साथ उठ खड़ी हुई। बोन रश करते हुए ल्यूकारियो ने अपने हाथों को एक साथ रखा और जब वे अलग हुए तो एक चमकती हुई हड्डी प्रकट हुई, जिसे उसने एक छड़ी की तरह पकड़ लिया और आग के शेर कुत्ते को पकड़ने की कोशिश में दौड़ पड़ा। एंटेई ने हमलों की बौछार से आसानी से खुद को बचा लिया, हालांकि आखिरी बार उसे लगा, लेकिन उसकी स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तुरंत पलटवार किया, तारे निकले और ल्यूकारियो और पिपल पर बरस पड़े, जिससे वे ओनिक्स के पास वाले पेड़ से टकरा गए। उन दोनों से ऊब चुका एंटेई इतनी तेजी से कूदकर भाग गया कि इतने बड़े जानवर से ऐसी उम्मीद करना असंभव था। और जितनी तेजी से वह प्रकट हुआ था, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। सोरेल उठा और ल्यूकारियो की ओर ये देखने के लिए बढ़ा कि वह ठीक है या नहीं। वेरिटी भी उठी और सोरेल की ओर मुड़कर उस पर आरोप लगाते हुए बोली, शाबाश, तुम्हारी वजह से ही वह बच निकला। सोरेल ने ल्यूकारियो को उठने में मदद की और एक पोकेबॉल निकालते हुए कहा, तुम्हें अपनी नासमझी के लिए मुझे दोष नहीं देना चाहिए। ल्यूकारियो को चोट सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि वह तुम्हारी और पिपल की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है कि तुम उसे कोई वास्तविक नुकसान पहुंचा रहे थे। ये कहते हुए उसने ल्यूकारियो को वापस उसके पोकेबॉल में डाल दिया। अच्छा, तो फिर आप इसे यहीं अभी साबित करके दिखाए। सोरेल ने पीछे मुड़कर उससे कहा, किस पोकेमोन से? अगर तुम्हें पता नहीं चला है तो बता दूं कि लड़ाई में हमारे दोनों पोकेमोन घायल हो गए हैं। वेरिटी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने अपना मुंह बंद कर लिया। तारांकन कुरकुराहट। सोरेल और वेरिटी ने एक ऐसी चरमराहट सुनी जो उन्होंने लड़ाई के कारण पहले नहीं सुनी थी। आवाज के स्रोत की ओर देखने पर उन्होंने देखा कि ऐश वहां पैर मोड़कर बैठा चिप्स खा रहा था और उसके आसपास कई अन्य पोकेमोन भी बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही वे उसकी ओर मुड़े, उसने यो कहते हुए अपना खुला हाथ उठाया। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। तभी सोरेल ने कहा, तुम पोकेमोन सेंटर से हो ना? तुम वहां कितने समय से हो? जब से यह नरसंहार शुरू हुआ। मतलब वाह, ये तो कोई संघर्ष ही नहीं था। एंटेई ने तुम दोनों को ही मार डाला। ऐश ने उठते हुए और अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, तुम क्या करने की योजना बना रहे थे? क्या तुम ये सोच रहे थे कि हम सारा काम कर लें और फिर एंटेई के कमजोर होने के बाद उसे पकड़ लें? वेरिटी ने उस पर आरोप लगाया। ऐश ने थैलों को अपनी जेब में रखते हुए कहा, सच में, अगर मैं होता तो क्या आपको सच में लगता है कि मैं सबके सामने बैठा होता? हम उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकते, पकड़ना तो दूर की बात है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो वह वास्तव में कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये तो हास्यास्पद है। वेरिटी ने सोरेल की ओर मुड़ने से पहले बहस की, अरे यार, तुम उसे बताओ। मेरा नाम सोरेल है और उसकी बात सही है। उस पर एक खरोंच भी नहीं आई थी और उसने कभी भी हमारे खिलाफ कोई शक्तिशाली हमला नहीं किया। इससे पहले उसने जो भी हमले किए, वे मामूली असुविधा जैसे ही थे। ओह, हम नामों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम ऐश है, आपका क्या नाम है? ओह, मैं वेरिटी हूँ। वेरिटी ने सिर हिलाते हुए कहा, रुको, मामूली असुविधा से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो कि हमने एंटेई के साथ कुछ नहीं किया? सोरेल, ऐश और पिकाचू तीनों ने एक साथ सिर हिलाया, जिससे वेरिटी निराश लग रही थी। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको कुछ काम होगा, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ऐश ने कहा। क्यों? अच्छा, अब तो रेन होने ही वाली है, उसने हल्की बूंदाबांदी शुरू होते ही कहा। वाह, क्या मैं कोई जादूगर हूँ? ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि एक बात दूसरी बात है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी उस लड़ाई ने ओनिक्स को जगा दिया। कौन सा ओनिक्स? दूसरी ओर, वेरिटी ने कहा कि विशाल चट्टानी सांप उठ खड़ा हुआ और उन्हें घूरने लगा। तुरंत ही ऐश के साथ बैठे सभी पोकेमोन भागने लगे और ऐश ने चिल्लाकर उन्हें कहा, गद्दारों, हमें शायद भाग जाना चाहिए। सहमत हैं, दोनों ने एक साथ कहा और भागना शुरू कर दिया। तभी वह बड़ा चट्टानी सांप इधर उधर घूमने लगा और मिट्टी में रेंगने लगा। उसकी पूंछ एक चट्टान से टकराई, जिससे दो बेवकूफ और एक बिल्ली उड़कर दूर जा गिरे और फिर कभी दिखाई नहीं दिए, जब तक कि वे उन्हें फिर से न देख लें। इसी बीच वे लोग दौड़ने लगे और ऐश बस जॉगिंग कर रहा था, मुख्य रूप से अपनी सांस लेने और चलने की स्पीड को बढ़ाने के लिए ऑरा का उपयोग कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, वह थका हुआ नहीं था, जबकि उसके बगल में मौजूद दोनों लोग तेजी से सांस लेने लगे थे। तो क्या हमें दौड़ते रहना चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं इसका ख्याल रखूं? ऐश ने जानबूझकर इसे एक खेल की तरह लेते हुए कहा। तुम क्या करने वाले हो? सोरेल ने पूछा। मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ, मैं इसे हटा सकता हूँ या इसे शांत कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐश ने कहा।
क्या आप इसे चोट न पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं? इसे नहीं पता कि यह क्या कर रहा है, शायद ये थका हुआ और गुस्से में है क्योंकि किसी ने इसे जगा दिया है। वेरिटी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह भी अपनी स्पीड धीमी करने के लिए तैयार थी क्योंकि वे एक घाटी में नीचे उतर रहे थे। ठीक है, मेरा इलेक्ट्रिक माउस पकड़ो, ऐश ने पिकाचू को वेरिटी को सौंपते हुए कहा और उन दोनों से अलग होकर पास की एक चट्टान पर कूदकर ओनिक्स की ओर दौड़ पड़ा। ओनिक्स के करीब आने का इंतजार करते हुए वह उसके पास से गुजरते ही उस पर कूद गया और उसके सीन को पकड़ लिया। शुक्र है कि ब्रॉ के साथ रहने के कारण वह ओनिक्स को शांत करने के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे बस उसके सीन को थपथपाना होता है। उसने बड़े सांप को शांत करने के लिए कुछ औरा का भी इस्तेमाल किया। ऐश के हाथ की लगातार स्पीड से वह धीरे धीरे रुकने लगा। ऐश ने उसकी आंखों में देखा क्योंकि वह भी उल्टा लटका हुआ था। अरे दोस्त, अब तुम ठीक हो? बहुत बढ़िया, चिंता मत करो, हमने तुम्हें नहीं जगाया है, वो पोकेमोन पहले ही जा चुका है, ऐश ने कहा। ओनिक्स ने अपने सिर पर बैठे ऐश को देखा और समझ गया। उसने अपना सिर नीचे किया ताकि ऐश नीचे उतर सके, और ऐश ने एक फ्रंट फ्लिप के साथ ऐसा किया। उसके बाद ओनिक्स ने रेन देखी और चट्टानों में सुरंग खोदना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं, हमें कभी लंच करना चाहिए, ऐश ने सुरंग में चिल्लाते हुए कहा, फिर अपने दो नए साथियों की ओर मुड़कर अपना इलेक्ट्रिक माउस वापस उठा लिया। अब जब हमने लंच कर लिया है, तो हमें कोई आश्रय ढूंढना चाहिए। हम पोकेमोन सेंटर से बहुत दूर हैं, लेकिन मैंने यहाँ पास में एक गुफा देखी है, अगर हम दौड़ें तो वहाँ पहुँच सकते हैं। उसने अपने बैग में हाथ डाला और 3 फोल्डिंग छाते निकाले और उनमें से प्रत्येक की ओर एक एक फेंकते हुए कहा, इनका इस्तेमाल करो वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। सोरेल और वेरिटी दोनों के मन में सवाल थे, लेकिन वे यह जरूर समझ गए थे कि उन्हें सबसे पहले रेन से बाहर निकलना चाहिए। तो ऐश आगे आगे चलने लगा, विशेष रूप से फायर लिजार्ड रॉक की दिशा में। दौड़ते दौड़ते उसने आखिरकार चट्टान पर बैठी एक छोटी छिपकली को देखा जिसकी लौ धीरे धीरे जल रही थी। ऐश ने हैरानी जताते हुए तुरंत रुककर फायर लिजार्ड की ओर कदम बढ़ाया और उसे अपने छाते से ढक लिया। एक चार्मंडर, यह इतनी दूर यहाँ क्या कर रहा है? सोरेल ने घुटने टेककर उसकी दयनीय हालत का जायजा लेते हुए पूछा। वेरिटी ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत खुश है। चार्मंडर ने कमजोरी से तीनों को देखा, फिर छाते को, और फिर स्लेव होकर नीचे देखने लगा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और वह खुशी से उठकर एक खुले मैदान की ओर भागा। उस खुले मैदान में 2 लड़के दिखाई दिए, एक के नारंगी बाल थे और दूसरे के नीले। वे क्रॉस और डैमियन थे, लेकिन डैमियन के चेहरे पर पट्टी बंधी थी और वह नीचे देख रहा था। इसी बीच क्रॉस ने अपना लाइकानरोग बाहर निकाल लिया। उनमें से एक उसका ट्रेनर जरूर होगा, वेरिटी ने खुशी से कहा। हालांकि सोरेल और ऐश चुप थे, सोरेल इसलिए क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे यहाँ क्यों छोड़ दिया गया है, और ऐश इसलिए क्योंकि वह जानता था कि क्या होने वाला है। चारमंडर आगे दौड़ा और ऐसा लग रहा था कि वह डैमियन की ओर जा रहा है। डैमियन ने उसे देखा और चारमंडर को पास न आने का इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि क्रॉस ने लाइकानरोग को चारमंडर को दूर धकेलने का आदेश दिया था। अरे, तुमने ऐसा क्यों किया? वेरिटी ने पूछा। तभी सोरेल भी आगे आ गई, वहीं ऐश चारमंडर के पास गया और उसे छाते से ढक दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो बस एक बेकार चारमंडर है, क्रॉस ने कहा। सवाल का जवाब दें। खैर, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि चारमंडर मेरे पीछे खड़े उस बेवकूफ का था, इसलिए मैंने उसे उससे छुटकारा दिला दिया। यकीन नहीं होता कि वह अभी भी वहीं पड़ा था। कितना बड़ा अफसोस है, क्रॉस ने कहा। तुम क्या सोच रहे थे, चारमंडर मर सकता था? सोरेल ने क्रॉस पर चिल्लाते हुए कहा। तो समस्या क्या है? ये तो बस एक पोकेमोन है, मायने सिर्फ इसकी ताकत रखती है, और वह छिपकली कमजोर थी, क्रॉस ने कहा। ऐश चिढ़ रहा था, इसलिए उसने बुल्बासौर को छोड़ दिया और उसे छाता सौंप दिया, और चारमंडर की ओर इशारा किया, जिसे बुल्बासौर तुरंत समझ गया और चारमंडर से निपटने के लिए अपनी लताओं में छाता पकड़ लिया। क्या अपने पोकेमोन को ताकतवर बनाने में मदद करना एक ट्रेनर का काम नहीं है? वेरिटी ने क्रॉस पर चिल्लाते हुए कहा। नहीं, और वैसे भी उस काम के बदले तुम्हें मिलता क्या है? क्रॉस ने कहा। आप दोस्त बन सकते हैं। तुम बहुत नर्म दिल हो। दोस्ती से सिर्फ पोकेमोन कमजोर हो जाते हैं, क्रॉस ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो फिर मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारे पोकेमोन कमजोर होगे, ऐश की आवाज पीछे से आई जब वह मुड़ा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्रॉस ने कहा। खैर, अगर दोस्ती ही पोकेमोन को कमजोर बनाती है तो लाइकानरोग भी कमजोर होना चाहिए। आखिरकार एक पोकेमोन जिसे आपने उपहार के रूप में प्राप्त किया और प्रशिक्षित किया, उसके लिए आपने भी उतार चढ़ाव देखे होंगे। क्रॉस ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए चुप रहो। ओह, लेकिन मैं क्रॉस को जानता हूँ, ऐश ने अपना नाम लेते हुए कहा। तुम अलोला से हो और तुम्हें रॉक तब मिला था जब वह नवजात शिशु था और तुम्हारे पास आधिकारिक स्टार्टर के रूप में केवल इनसिनरो ही है। क्रॉस गुस्से से भड़क रहा था जब ऐश उसके पास आया। ऐश क्रॉस से लंबा था, जिससे क्रॉस का गुस्सा और बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि क्रॉस ऐश को मुक्का मारने ही वाला है, लेकिन जैसे ही उसने मुक्का मारने की कोशिश की, ऐश ने उसका मुक्का पकड़ लिया और उसे कीचड़ में पटक दिया, साथ ही अपना हाथ ऊपर उठाकर क्रॉस पर अपना पैर रख दिया।
ऐसा लग रहा था कि लाइकेनरोक ऐश पर हमला करने ही वाला है। तभी ऐश ने पिकाचू को इशारा किया और पिकाचू आगे कूदा और अपनी लोहे की पूंछ से लाइकेनरोक के पंजे को रोककर उसे कीचड़ में धकेल दिया। वाह, एक पोकेमोन एक इंसान पर हमला कर रहा है। तुम्हें पता है यहाँ कांटों में ऐसा करने पर वे तुम्हारा पोकेमोन छीन लेते हैं, ऐश ने अपनी पूरी ताकत से धमकी भरे अंदाज में कहा। तुम क्यों? लाइकान क्रॉस ने लाइकानरोक को आदेश देने की कोशिश की, लेकिन ऐश ने उसकी बांह खींचकर उसे रोक दिया। वाह, तुम्हें पता है जब तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी, तो आत्मरक्षा सक्रिय हो गई थी, लेकिन अपने पोकेमोन से मुझ पर हमला करवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे? तुम्हारे अपराध तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐश ने कहा, जिससे क्रॉस को पसीना आने लगा। तुम्हें पता है, हमारे यहाँ एक कहावत है, कोई भी पोकेमोन कमजोर नहीं होता, केवल ट्रेनर कमजोर होते हैं। अब मुझे आश्चर्य है कि इससे तुम क्या बनते हो। सोरेल और वेरिटी दोनों ऐश की हरकत देखकर हैरान रह गए। पहले तो उसका स्वभाव बेफिक्र और बचकाना था, लेकिन पल भर में ही वह पूरी तरह बदल गया और क्रॉस को कीचड़ में धकेल कर पकड़े रहा, जबकि पिकाचू अपने वेयरवुल्फ रूप को काबू में रखे हुए था। बस अब इसमें कुछ तीखी धुनें बजने और ऐश द्वारा उसे कुत्ता कहने की कमी थी। तो फिर तुम नरमी बरतो या मुझे तुम्हारे साथ वही करना पड़ेगा जो तुम्हारे पिता को करना चाहिए था, ऐश ने अपनी पकड़ ढीली किए बिना कहा। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह ऑरा एनहेंसमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, यह उसकी स्वाभाविक ताकत थी। क्रॉस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, वह अपनी पोकेबॉल नहीं पकड़ पा रहा था और उसका पोकेमोन भी रुका हुआ था। फिर उसने डेमियन की तरफ देखा और बोला, तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ, कुछ करो। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर डेमियन भी हैरान था। वह अच्छी तरह जानता था कि क्रॉस कमजोर नहीं था, फिर भी उसके साथ एक नौसिखिए की तरह व्यवहार किया जा रहा था। वाह, जिसे तुमने मूर्ख कहा था, उससे मदद की भीख मांग रहे हो। देखो कैसे बड़े बड़े लोग भी गिर जाते हैं। खैर, अब जब हम यहाँ हैं तो तुम ही बताओ कि दूसरी तरफ होना कैसा लगता है, ऐश ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसने बुल्बासौर की ओर देखा जो चारमंडर की देखभाल कर रहा था। बुल्बासौर की स्टेटस चारमंडर पर है। बुल्बासौर ने ऐश की ओर मुड़कर कहा, बूबू, खैर, आज तुम्हारा फेटशाली दिन है। लगता है मुझे इससे भी बेहतर काम करने हैं, लेकिन उससे पहले पिकाचू, ऐश ने झट से कहा। पिकाचू को पहले से ही पता था, उसने लाइकानरोक के एक और हमले से बचने के लिए छलांग लगाई, उसकी पीठ पकड़ ली और थंडर वेव का उपयोग करके उन दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे भेड़िया लकवाग्रस्त हो गया और फिर वह ऐश के पास वापस कूद गया। अब हम तुम्हें कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करने दे सकते, है ना? ऐश ने क्रॉस को छोड़ते हुए कहा, जिसके बाद क्रॉस मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। फिर वह चारमंडर के पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया, जबकि बुल्बासौर उसके कंधे पर बैठ गया और छाता पकड़ लिया। ओह, और हाँ, अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की जो तुमने किया था, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा अंजाम सिर्फ एक गंदी कमीज से कहीं ज्यादा होगा। ये कहते हुए ऐश ने क्रॉस की तरफ देखा तक नहीं और अपने साथियों के पास चला गया। उसके चेहरे को देखकर वे दोनों लगभग सहम गए, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई जैसे कुछ हुआ ही न हो। ठीक है, चलो आश्रय स्थल चलते हैं, मैं वहां प्राथमिक उपचार कर सकता हूँ। ऐश ने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बस चलना शुरू कर दिया, जिसका उन्होंने भी पीछा करने का फैसला किया क्योंकि उनके पास इससे बेहतर कुछ नहीं था। क्रॉस गुस्से से वहीं खड़ा रहा और फिर ऐश के पीछे से उसे जाते हुए देखा। उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला नहीं किया क्योंकि लाइकानरोक लकवाग्रस्त था और रेन के कारण उसका अग्नि प्रकार नुकसान में होता, इसलिए गुस्से में उसने डेमियन की ओर देखते हुए कहा, चलो। डेमियन ने क्रॉस की आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की और वे दोनों वापस पोकेमोन सेंटर की ओर चल पड़े, जो काफी दूर था। कुछ समय बाद वे आखिरकार गुफा तक पहुंच गए और चारमंडर के लिए कुछ कंबल बिछा दिए, क्योंकि सोरेल और वेरिटी ने भी आग जलाने और डेरा डालने का फैसला किया था, इसलिए उन सभी ने चारमंडर की हालत देखने का फैसला किया। उसे देखकर यह स्पष्ट था कि उसे अग्नि प्रकार की बीमारी थी और उसकी ज्वालाएं कमजोर थीं। 100 फेट से इसका इलाज सरल था, इसलिए ऐश ने अपने बैग में जाकर चारमंडर के लिए कुछ जड़ी बूटियां और दवाइयां निकालीं। सोरेल ने उन्हें मिलाकर चारमंडर को खिलाने में उसकी मदद की। चारमंडर की हालत तुरंत बेहतर होने लगी। ये राहत की बात है, जब तक वह गर्म रहेगा, वह जल्द ही जाग जाएगा, सोरेल ने कहा। उसके बाद सोरेल और वेरिटी ने ल्यूकारियो और पिपल्प को भी इलाज के लिए छोड़ दिया। ऐश और सोरेल द्वारा उन्हें कुछ दवा देने के बाद वे दोनों काफी हद तक होश में आ गए और ठीक हो गए। उन्होंने एक अस्थायी सुखाने का स्टैंड बनाया। ऐश और सोरेल ने अपने जैकेट उतारकर टांग दिए और वेरिटी ने अपने बाल खोल दिए। बुल्बासौर चारमंडर की देखभाल करता रहा, हालांकि आग के इतने करीब होने से उसे असहजता हो रही थी, फिर भी वह उसकी सेवा करता रहा। ऐश ने उसे उस कर्तव्य से मुक्त कर दिया और चारमंडर को अपने करीब रखा, जिसके लिए बुल्बासौर आभारी था। जैसे ही सबको थोड़ी राहत मिली और गुफा में सन्नाटा छा गया, वेरिटी ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तो आप लोग पोकेमोन की देखभाल करने में काफी अच्छे हैं, आप दोनों पोकेमोन सेंटर की नर्स जॉय की तरह हैं। ऐश को उसकी बातचीत शुरू करने की कोशिश पर हंसी आ गई, इसलिए उसने भी साथ देने का फैसला किया। हाँ, मैंने अपनी यात्रा पर निकलने से पहले कुछ मेडिकल क्लास ली थी। किसी भी कुशल ट्रेनर को कम से कम प्राथमिक चिकित्सा तो आनी ही चाहिए, आखिर पोकेमोन सेंटर तो एक विलासिता की चीज है।
मैं पोकेमोन प्रोफेसर बनने की उम्मीद कर रहा हूं और इसके लिए आपको मेडिकल ट्रेनिंग की जरूरत है, सोरेल ने कहा और बातचीत में ये भी जोड़ते हुए कहा कि उसे कुछ पूछना चाहिए। वैसे ऐश, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? तुमने अभी अभी किया। उसने तुरंत सबसे आसान लक्ष्य को चुन लिया। सोरेल ने एक पल रुककर पूछा, क्या मैं आपसे 2 सवाल पूछ सकती हूं? तुमने फिर वही गलती कर दी। सोरेल सोच रही थी कि वह इतना बचकाना व्यवहार क्यों कर रहा है। ठीक है, क्या मैं आपसे 4 सवाल पूछ सकती हूं? खैर, आपको आगे बढ़ने के लिए पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐश ने मुस्कुराते हुए कहा और वेरिटी भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। सोरेल को गहरी सांस लेनी पड़ी। ठीक है, पोकेमोन सेंटर में मैंने आपको एक प्रोफेसर से बात करते हुए सुना था, कहीं वह प्रोफेसर ओक तो नहीं थे? हाँ, सोरेल लगभग गिर ही पड़ा जब उसने इतनी बेबाकी से जवाब दिया। अच्छा, आप प्रोफेसर को कैसे जानते हैं? मैं उसे तब से जानता हूँ जब से मुझे याद है, मतलब मैं पैलेट में पला बड़ा हूँ और वह मेरा पड़ोसी था, साथ ही उसने मुझे ये चीज भी दी थी, ऐश ने अपना पोकेडेक्स दिखाते हुए कहा। सोरेल ऐसा लग रहा था जैसे वह गिरने ही वाला हो, जबकि वेरिटी असमंजस में थी। यह क्या है, कोई फैंसी फोन जैसा है क्या? ये सभी पोकेमोन का पोकेडेक्स यानी विश्वकोश है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक फोन के रूप में भी काम करता है, ऐश ने ऐसे कहा जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वेरिटी को यह समझने में एक पल लगा कि उसने अभी क्या कहा। रुको, सभी पोकेमोन मतलब सभी पोकेमोन? जरा रुको, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम पहले टाउन में पले बड़े हो और उसके बगल में रहते थे, सोरेल ने पूछा, जिस पर ऐश ने सिर हिलाकर सहमति जताई। सोरेल और वेरिटी लगभग गुफा की दीवार में धंस गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि ऐश किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। अब जब मैंने खुद को ही उजागर कर दिया है, तो मुझे आप लोगों के बारे में बताओ, आप लोग यहाँ क्यों हैं? बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग बिल्कुल कैंटोनियन जैसे नहीं दिखते, और आपके पोकेमोन भी कुछ खास मददगार नहीं है, ऐश ने कहा। ओह, मैं ट्विनलीफ टाउन से हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, यह एक लंबी कहानी है, बस इतना समझ लीजिए कि मैं घूमने आई हूँ। आप क्या कर रहे हैं? वेरिटी ने कहा। मैं विलस्टोन सिटी से हूँ, सोरेल ने कहा, और मैंने पहले ही कहा है कि मैं प्रोफेसर बनने की उम्मीद रखती हूँ। तूफान से एक हवा चली, जिससे वेरिटी और सोरेल कांपने लगी। कितनी ठंड है? ऐश ने अपना बैग पकड़ा और उसमें हाथ डालकर ऐसे दिखावा करने लगा जैसे वह उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। हमें अपने पोकेमोन को यहाँ ठंड में नहीं छोड़ना चाहिए, सोरेल ने ल्यूकारियो को वापस लाते हुए कहा। खैर, मुझे लगता है तुम सही हो, पिपल। वेरिटी ने पिपल को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे झटक कर दूर कर दिया और वेरिटी को गले लगा लिया। लुकारियो ने भी खुद को अपने पोकेबॉल से बाहर निकाल लिया और कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि वे हमें यहाँ ठंड में नहीं छोड़ना चाहते। ऐश ने कुछ कंबल निकाले और सोरेल और वेरिटी की ओर फेंकते हुए कहा, ये लो, लगता है तुम दोनों को इनकी जरूरत है। तुम्हारा क्या हाल है? वेरिटी ने पूछा, ये देखकर कि ऐश अभी भी सबसे ज्यादा भीगा हुआ था और उसके पास खुद का कंबल भी नहीं था। मैं ठीक हूँ, मुझे सर्दी से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ऐश ने लगभग खुद पर हंसते हुए कहा। अच्छा, धन्यवाद। सोरेल और वेरिटी ने अपने पोकेमोन से खुद को ढक लिया और आराम करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद उन्हें एक विशाल पोकेमोन के पैरों की आहट सुनाई दी। गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखने पर उन्होंने एंटेई और उस पोकेमोन को देखा जिसने ऐश को पहले ही छोड़ दिया था। एंटेई समूह के पास से गुजरते हुए उन्हें देखता रहा, फिर एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर बैठ गया। पोकेमोन भी उसके पीछे पीछे आए और अग्नि प्रधान पोकेमोन के बगल में लेट गए। प्रकृति की भयानक शक्तियों को देखकर इंसान और पोकेमोन एक जैसे लगते हैं, सोरेल ने पीछे मुड़कर देखने से पहले कहा। सोरेल ने अपना टैबलेट निकाला और कुछ जानकारी ढूंढने लगा। एक किंवदंती है जो कहती है कि हो ने एंटेई को जीवन दिया था। क्या सच में? वेरिटी ने पूछा, और सोरेल ने सिर हिलाकर सहमति दी। देखिए, लगभग 150 साल पहले एक शानदार घंटाघर था, और इसी घंटाघर की बदौलत इंसान हो से संपर्क कर पाए थे। लेकिन बिजली गिरने से वह घंटाघर आग की लपटों में घिर गया। अचानक मूसलाधार रेन हुई और आग बुझ गई, लेकिन 3 अनाम पोकेमोन उस भीषण आग की चपेट में आ गए। तबाही के बीच हो प्रकट हुआ और उसने उन्हें फिर से जीवन दान दिया, जिससे वे पुनर्जीवित हो गए। वे उस बिजली का प्रतीक थे जिसने प्रहार किया, उस आग का जिसने सब कुछ घेर लिया, और उस पानी का जिसने मीनार को बुझा दिया। 3 प्राकृतिक शक्तियां साकार रूप में प्रकट हुईं, रायकू, एंटेई और सुइक्यून। जैसा कि उन्होंने पिछले भाग में कहा था, उन्होंने 3 दिग्गज कुत्तों की तस्वीरें दिखाईं। ओह, मुझे सुइक्यून बहुत पसंद है। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि आग में फंसे पोकेमोन जोल्टियन, फ्लेरियन और वेपोरियन थे, ऐश ने कहा, जिस पर सोरेल ने सिर हिलाकर सहमति जताई। इस किंवदंती के कई रूप हैं, कुछ कहते हैं कि आग में 3 पोकेमोन नहीं बल्कि 3 प्रजातियां नष्ट हो गईं, और कुछ कहते हैं कि कोई भी पोकेमोन नहीं मरा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, एक बात जो हमेशा एक जैसी रहती है, वह है रक्षक हो वो। सोरेल ने उन्हें इंद्रधनुषी पक्षी की एक तस्वीर दिखाई। वे सब उसे घूर रहे थे और ऐश ने अपनी जेब में हाथ डाला। दरअसल मैंने हो को देखा, जब मैं शुरू ही कर रहा था तो वह मेरे सामने 2 बार प्रकट हुआ, और दूसरी बार उसने मुझे ये दिया।
ऐश ने इंद्रधनुषी पंख निकालते हुए कहा। इंद्रधनुषी पंख तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। इंद्रधनुषी पंख क्या है? हो को बहुत कम लोगों ने ही देखा है और दुर्लभ अवसरों पर ऐसा कहा जाता है कि हो किसी ऐसे इंसान को पंख भेंट करता है जिसे वह विशेष रूप से पसंद करता है, सोरेल ने कहा। जब वह ये कह रहा था तभी एक खास तरह का गुस्सेल पोकेमोन एंटेई की शैडो में छिपकर उसे देख रहा था। मुझे लगता है हो मुझे पसंद करती है, लेकिन फिर मुझे इसका क्या करना चाहिए? इसके पीछे एक किंवदंती है। उसमें कहा गया है कि एक इंद्रधनुषी नायक है जिसे इंद्रधनुषी पंख द्वारा हो की क्वेस्ट्स के लिए निर्देशित किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या करना है? उससे लड़ना है, उसे पकड़ना है, या उसे किसी जटिल कैद से मुक्त करना है? ऐश ने पूछा। मुझे डर है कि मुझे वास्तव में नहीं पता, सोरियल ने कहा। सभी मिथकों की तरह अच्छे दिनों में भी विवरण अस्पष्ट होते हैं। इस पूरे समय एस धीरे धीरे ऑरा का उपयोग करके चारमंडल की मदद कर रहा था और उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बना रहा था, इसलिए वह कांपने लगा और आसपास देखने के लिए अपनी आंखें खोलने लगा। देखो तो सही, कौन जाग गया है? ऐश ने चारमंडल की ओर मुस्कुराते हुए देखा और उसकी लौ की जांच करने के लिए उसे नीचे रख दिया। तुम्हारी आग तो एकदम नई जैसी लग रही है, लेकिन तुम्हें भूख लगी होगी। ऐश ने कुछ पोकेमोन का खाना निकाला जो फायर टाइप के पोकेमोन के लिए अच्छा होता है, जिसे थोक में खरीदा जा सकता है, और उसने उसे चारमंडल को दिया, जिसे उसने खुशी खुशी खा लिया। लगता है चारमंडल आखिरकार फिर से स्वस्थ हो गया है। हाँ, और ऐसा लगता है कि वह बहुत भूखा था। मुझे आश्चर्य है कि वह उस चट्टान पर कितनी देर तक रहा होगा, वेरिटी ने कहा, इससे पहले कि एक नीले पेंगुइन ने ईर्ष्या से उसका कान खींच लिया। चारमंडल के पेट भर खाने के बाद ऐश ने डोनफान को कमरे में गिराने का फैसला किया। तो चारमंडल, अब तुम क्या करने वाले हो? चारमंडल ने ऐश की तरफ देखा और फिर स्लेव होकर नीचे देखा। चार, अच्छा, मेरे साथ चलने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे खुशी होगी, और मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चारमंडल ने ऐश की ओर देखा और सोचने के बाद खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, चारमंडल चार चार। ऐश मुस्कुराया और उसने खाली पोकेबॉल से चारमंडल को हल्के से छुआ, जिसके बाद वह डिंग की आवाज के साथ अंदर चला गया और पोकेडेक्स अपडेट हो गया। चारमंडल पुरुष क्षमता, ज्वाला सूखा, छिपी हुई क्षमता, कठोर पंजे। वर्तमान चालें, मेटल क्लॉ, एम्बर, स्मोक स्क्रीन, ड्रैगन टेल, ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन क्लॉ। उत्परिवर्तन का पता चला, ड्रैगन बॉर्न। वाह, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है, उसकी दोनों मेगा शक्तियां और वो म्यूटेशन। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे ये पता चल सके कि ये म्यूटेशन क्या करते हैं। अभी तो ये बस नाम के लिए ही हैं, और मुझे अभी तक इनमें से किसी का भी काम नहीं पता। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आखिरकार पता चल ही जाएगा। ऐश सोच रहा था कि तभी अचानक उसके पोकेडेक्स में कुछ लोड होने लगा। वांछित संख्या में पोकेमोन पकड़ने पर बधाई। पहला इनाम दिया जाएगा, पोकेमोन की गुणवत्ता की जांच के बाद दूसरा इनाम दिया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मैं इसके बारे में भूल ही गया था। ठीक है, तो अभी तक जो वोटिंग चल रही है, उसके अनुसार क्रॉसओवर न होने की संभावना है, जिससे मुझे कोई खास निराशा नहीं है। मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं इसे कुछ और दिनों के लिए खुला रखूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऐश अपने पोकेमोन डेक्स को घूर रहा था और सोच रहा था कि आगे क्या होगा। उसके मन में कुछ अच्छे विचारों का ख्याल आया, जैसे कि पोकेमोन रडा, शायद पोकेमोन के बेस स्टैट्स को फिर से निर्धारित करने का कोई तरीका, या शायद उन स्टैट्स को बढ़ाने का कोई बेहतर तरीका। आखिरकार, भले ही वह 200 बेस स्टैट्स वाले पोकेमोन को 600 से ऊपर ले जा सकता था, लेकिन इसमें शायद पूरा एक साल लग जाता, भले ही वह अपनी बेहतर ट्रेनिंग और खान-पान से इस प्रक्रिया को तेज कर लेता। सोरेल और वेरिटी ऐश को बड़ी मुस्कान के साथ देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि क्या वह ठीक है, इसलिए वेरिटी ने बोलने का फैसला किया, हे ऐश, क्या तुम ठीक हो? ऐश को अचानक होश आया जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने अपना पोकेडेक्स नीचे रख दिया और एक बहाना सोचा, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मेरे पास कांटों के तीनों स्टार्टर पोकेमोन हैं। ऐश ने ये कहा और झटपट एक और पोकेबॉल निकाली और अपने हाथों में मौजूद दोनों पोकेबॉल को छोड़ दिया, जिससे चारमंडल और स्क्विर्टल बाहर आ गए और बुलबासौर उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए दौड़ पड़ा। सोरेल और वेरिटी दोनों आश्चर्यचकित होकर बोली, मैं समझ सकती हूँ कि कांटों के शाही पोकेमोन इतने दुर्लभ क्यों हैं, आपने उन सभी को कैसे प्राप्त किया? खैर, यह एक लंबी कहानी है। हमारे पास पूरी रात है, वेरिटी ने आग के और करीब आकर कहा और स्क्विर्टल और पिपल्प को गले लगा लिया, जो उन दोनों को पसंद नहीं आया। ठीक है, तो कहानी पत्तों में छिपे गांव से शुरू होती है, मेरा मतलब है जंगल में। कुछ समय बीत गया और उन्होंने अपनी यात्रा की कहानियां एक दूसरे को सुनाई, सिवाय वेरिटी के, और उन्हें शुरुआती लोगों के अतीत के लिए बुरा लगा। रुको रुको रुको, तुम मुझे ये बता रहे हो कि चारमंडल तुम्हारा स्टार्टर पोकेमोन बनने वाला था, लेकिन उस नीले बालों वाले लड़के ने अपने पिता से उसे खरीदवा लिया, और अंत में उसने उसे छोड़ दिया? वेरिटी ने पूछा। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। अचानक उसे अपने डेस्क से एक टेक्स्ट मैसेज मिला। योजक चिन्ह, कांटो स्क्वाड ग्रुप चैट, अमृलो, अरे, मैं आखिरकार अपने चाचा के साथ वापस आ गया हूँ।
रॉकहॉर्ड विल पावर ठीक है, तो आखिरकार हम सब घर वापस आ गए। भूली हुई बहन, हाँ, मैं पिछले कुछ घंटों से यही हूँ, काश आप लोग वो सरप्राइज देख पाते जो मैंने वापस आने पर अपनी बहनों को दिया था। रॉकहॉर्ड विल पावर, खैर, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ऐश, तुम कैसे हो? पोकेमॉन एंजॉयर, वाह, आखिरकार आप लोगों ने मुझसे बात करने का फैसला कर ही लिया। मुझे जंगल में बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि मेरे दोस्त कहलाने वाले लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं। फ्यू। गुफा से रेन की तस्वीर डालें। फॉरगॉटन सिस्टर, वाह, सच में? क्या आपके लिए हालात इतने खराब चल रहे हैं? पोकेमॉन एंजॉयर, नहीं, अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई रोक नहीं रहा है, मुझे तो अपना फायर लिजार्ड भी मिल गया है। कैंटो के स्टार्टर पोकेमोन की एक साथ तस्वीर डालें। अमृलो, वाह, बधाई हो ऐश, स्माइल। रॉकहॉर्ड विल पावर, सच कहूं तो अब तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, ऐसा लगता है कि दुर्लभ पोकेमोन आप जहां भी जाते हैं, आपका पीछा करते हैं। फॉरगॉटन सिस्टर, इस समय हमें आश्चर्य तभी होगा जब उसे कोई पौराणिक पोकेमोन मिल जाए। पोकेमन एंजॉयर, मजाक मत करो, मेरे जैसे किसी के साथ ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन खैर, मेरे पक्षी कैसे हैं? फॉरगॉटन सिस्टर, पिज़्जियोटो इस समय मेरी बगल में सो रहा है। अमृलो फेरोव ने मुझे यहाँ छोड़ा और फिर उड़ गया। पोकेमॉन एंजॉयर, खैर, इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, वह शायद समय रहते वापस आ जाएगा। रॉकहॉर्ड विल पावर, हाँ, वैसे भी मुझे जाना होगा, मेरे भाई बहन चाहते हैं कि मैं खाना बनाऊं क्योंकि मेरे पिताजी खाना बनाने में इतने बुरे हैं कि वे अनाज भी जला देते हैं। फॉरगॉटन सिस्टर, हाँ, मुझे अपनी बहनों को जिम के पुनर्निर्माण में मदद करनी होगी, उन्होंने सचमुच कुछ नहीं किया है। अमृलो, ठीक है, सभी को अलविदा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऐश ने अपना पोकेडेक्स नीचे रखा और सोरेल और वेरिटी की ओर देखा, जो ऊँघने लगी थी। फिर उसने अपने पोकेडेक्स में देखा कि अपडेट तैयार है या नहीं। जांचे गए पोकेमोन की गुणवत्ता औसत से ऊपर है। अपना दूसरा इनाम चुनें। पोकेबॉल बनाने की गाइड। कृषि संबंधी ज्ञान मार्गदर्शिका। वाह, ये दोनों तो बिल्कुल बेकार हैं, इन्हें इनाम कैसे माना जा सकता है? खैर, चलो खेती की गाइड ले लेते हैं, जो तो मैं पोकेबॉल बनाना सीख लूंगा। ऐश ने अपना चयन करते हुए सोचा और उसके डेस्क में एक आवेदन दिखाई दिया। प्राथमिक पुरस्कार, प्रकृति अपडेट, अब आप पोकेमोन की प्रकृति देख सकते हैं। पोकेमोन की नई यादृच्छिक संख्या का चयन किया गया। खैर, ये थोड़ा बेहतर है लेकिन फिर भी थोड़ा निराशाजनक और चिंताजनक है क्योंकि मैंने पढ़ाई के दौरान प्रकृति के बारे में कभी नहीं सीखा था और फिर भी यह यहाँ है। खैर, मुझे लगता है कि मुझे अपने पोकेमोन की जांच करनी चाहिए, शुक्र है कि मुझे उन्हें बाहर नहीं भेजना है। यदि आपको जानकारी की परवाह नहीं है तो इसे छोड़ दें। योजक चिन्ह, पिकाचू एम, प्रकृति, डरपोक जोड़ विशेष क्षमता, हमला। योजक चिन्ह, क्लैफरी एफ, प्रकृति, सौम्य जोड़ स्पीडी, डेफ। योजक चिन्ह, अब्रा एफ, प्रकृति, अधिक जोड़ अटैक, स्पेशल अटैक। योजक चिन्ह, विपिनबेल एम, प्रकृति, विचित्र। योजक चिन्ह, उस्लाव्याई एम, प्रकृति, साहसिक जोड़ रक्षा, हमला। योजक चिन्ह, पोलिबल एम, प्रकृति, शिथिल जोड़ डिफ, स्पे। योजक चिन्ह, वन वीडल वन महिला। स्वभाव, विनम्र। योजक चिन्ह, मैजिकार्प एम, प्रकृति, अकेला जोड़ हमला, रक्षा। योजक चिन्ह, स्काइथर एम, प्रकृति, शरारती जोड़ डेफ, स्पा। योजक चिन्ह, निडोरान एम, प्रकृति, हल्का जोड़ स्पा, डेफ। योजक चिन्ह, मचोक एम, प्रकृति, अधिक जोड़ अटैक, स्पेशल अटैक। योजक चिन्ह, बुलबासौर पुरुष, प्रकृति, जॉली जोड़ स्पे, स्पे। योजक चिन्ह, स्क्विर्टल एम, प्रकृति, शरारती जोड़ डेफ, स्पा। योजक चिन्ह, चार्मंडर पुरुष, प्रकृति, बहादुर जोड़ अटैक, स्पे। योजक चिन्ह, खैर, ये न तो सबसे अच्छे हैं और न ही सबसे बुरे, सिवाय इसके कि अब्रा का स्वभाव सचमुच सबसे खराब है। उम्मीद है कि नेचर मिंट्स मिल जाएं ताकि मैं इन्हें ठीक कर सकूं। शुक्र है कि अब्रा लड़ाई नहीं करने वाला है, इसलिए अभी के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे बाकी पोकेमोन का स्वभाव वास्तव में खराब नहीं है, उनमें से ज्यादातर औसत दर्जे के हैं। ऐश ने गहरी सांस ली और सोचने की कोशिश करने लगा, तभी उसे याद आया कि उसे एक और इनाम मिला है। उसने अपने पोकेडेक्स में देखा और एक ऐप खोला जिसमें सारी जानकारी थी। उसे देखने पर पता चला कि वह एक विकी पेज की तरह था जिसमें बेरीज और एप्रिकॉन उगाने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में ढेर सारी जानकारी थी, और शुक्र है कि मिंट के बारे में भी जानकारी थी, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। सोरेल और वेरिटी पहले ही सोच चुके थे, इसलिए उसने खेती बाड़ी की मार्गदर्शिका का अध्ययन शुरू करने और ये देखने का फैसला किया कि क्या उसमें कुछ और जानकारी है। कुछ समय बाद, ऐश अभी भी जानकारी का अध्ययन कर रहा था और उसे समझ आ गया था कि वह अपने उगाए हुए बेरीज की गुणवत्ता में कैसे सुधार कर सकता है। वह पढ़ता रहा और सोने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अजीब प्राणी। मुड़कर देखने पर उसने पाया कि लुकारियो को छोड़कर बाकी सब सो रहे थे। लुकारियो उसे घूर रहा था, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो, मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसी ही शक्ति है, बताओ तुम क्या हो। लुकारियो की आवाज तो उसे सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं हिलाया।
ऐश को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने ल्यूकारियो के साथ टेलीपैथी की पंक्ति बनाई। मुझे लग रहा था कि तुम जानते हो, लेकिन तुम क्या जानना चाहते हो? मैंने कई पोकेमोन और यहाँ तक कि कुछ ऐसे इंसानों से भी मुलाकात की है जिनके पास ऑरा है, लेकिन आपके पास मुझसे भी कहीं ज्यादा है, और आपका बेजोड़ नियंत्रण तो है ही। आपको ये किसने सिखाया? मैंने खुद ही पढ़ाई की है। मुझे शिक्षक सिर्फ रोटा में ही मिल सकता है, और द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफ एज से मैं अभी कुछ समय के लिए वहां जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। लुकारियो ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ये रोटा क्या है और सीखने के लिए यही एकमात्र जगह क्यों है? खैर, रोटा एक ऐसी जगह है जहां सभी ऑरा गार्डियन जाते हैं। उस घटना के बाद से वे केवल रोटा में ही दिखाई देते हैं। इस घटना से आपका क्या तात्पर्य है, और आप ऑरा का इतना प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर पाते हैं? मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है। कुछ देर बाद, और यही हुआ कि बचे हुए सभी ऑरा गार्डियंस रोटा में छिप गए। ऐश ने कहानी खत्म की जबकि ल्यूकारियो वहां बैठकर सुनी हुई बातों पर विचार कर रहा था। तो उन शैडो पोकेमोन का क्या हुआ? क्या उन्हें कभी विफल किया गया? ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तथ्य के आधार पर कि हम सभी अभी भी जीवित हैं, मैं यह मान रहा हूं कि उन्हें आरंभ का वृक्ष नहीं मिला। खैर, लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं ये रोटा भी देखना चाहूंगा। क्या आप सोरेल को वहां जाने के लिए मना सकते हैं? जरूर, लेकिन एक शर्त पर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग लो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पोकेमोन से लड़ूं? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। पोकेमोन के बारे में किसने कुछ कहा? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो। मेरे पास कुछ तकनीकें हैं जिनका मैं अभ्यास करना चाहता हूं। चिंता मत करो, इससे तुम्हें भी उतना ही फायदा होगा जितना मुझे। ऐश ने ल्यूकारियो के पास धमकी भरे अंदाज में पहुंचते हुए कहा, और उसकी मुट्ठियां नीली चमकने लगीं। अगली सुबह सब लोग जाग रहे थे, कुछ को थोड़ी देर से, और तुरंत ही उन्होंने देखा कि पोकेमोन और एंटेई गायब हो चुके थे। रेन आखिरकार रुक गई, इसलिए सामान समेटने और आग बुझाने के बाद वे बाहर चले गए। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक विशाल इंद्रधनुष देखा। यह इंद्रधनुष है। कितना सुंदर है! सोरेल ने मुड़कर कहा। लोग कहते हैं कि हो इंद्रधनुष के अंत में रहता है। जैसे ही उसने ये कहा, इंद्रधनुषी पंख इंद्रधनुष की दिशा में चमकने लगा। किंवदंती कहती है कि इंद्रधनुषी पंख आपका मार्गदर्शन करेगा, सोरेल ने कहा। तो उस तरफ क्या है? ऐश ने पूछा। वहां कई खड़ी पहाड़ियां हैं। रायजेन पर्वत श्रृंखला। तो क्या हमें चलना चाहिए? ऐश ने सोरेल और वेरिटी दोनों की ओर मुड़ते हुए कहा। रुको, तुम हमसे पूछ रहे हो? वेरिटी ने पूछा। एंटी के बाद हम सब साथ हैं। वैसे भी मेरे पास थोड़ा समय है, तो अगर आप लोगों के पास भी समय हो तो चलिए चलते हैं, ऐश ने कहा, और पिकाचू उसके कंधे पर कूद गया और जोर से बोला, पिका। हाँ, मुझे हो से मिलना अच्छा लगेगा, वेरिटी ने कहा। मैं भी यही सोचती हूँ। फिर मैं खुद पता लगा सकती हूँ कि इंद्रधनुषी नायक की कहानी सच है या नहीं। सोरेल मान गई, लेकिन पिछली रात की घटना के बाद ल्यूकारियो बस खाली निगाहों से देखता रहा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ऐश, सोरेल और वेरिटी को गुफा से पहाड़ों की ओर निकले कुछ दिन हो गए हैं। ऐश ने अपने कुछ पोकेमोन को फिलहाल अपने निजी पीसी में छोड़ने का फैसला किया। अब पीसी में जाने और ओक के पास भेजे जाने में फर्क है। पीसी एक तरह से निजी जगह थी जहां पोकेमोन बिना लड़ाई झगड़े के जितना चाहे आराम कर सकते थे, जबकि ओक उन्हें अपने खेत में घूमने देता था। वह इसे निजी भी बना सकता था ताकि कोई भी अंदर क्या है यह न देख सके, जो तब फायदेमंद साबित होता था जब वह अपने कुछ पोकेमोन को छुट्टी पर भेजता था। उनमें से कुछ को आराम करने के लिए भेजने के बाद उसके पास पिकाचू, क्लैफरी, अब्रा, वीडल, निडोरान, बुल्बासौर, स्क्वटल और चार्मंडर ही बचे थे। हालांकि वह जरूरत पड़ने पर उन्हें कभी भी वापस बुला सकता था। इस दौरान वह निडोरान और वीडल को विकसित करने की कोशिश करता रहा, साथ ही अपने स्टार्टर पोकेमोन को भी टीम के बाकी सदस्यों के बराबर लाने का प्रयास करता रहा। रात में वह ल्यूकारियो को अलग ले जाकर ऑरा के साथ अभ्यास करता और अभ्यास पूरा होने के बाद उसे ठीक करता। कुल मिलाकर हर चीज में काफी प्रस्पीड हुई। चारमंडर को सबसे ज्यादा तवज्जो मिली क्योंकि वह सबसे नया सदस्य था। उसकी क्षमता और वर्तमान स्वभाव को देखते हुए वह एक मिश्रित हमलावर होगा जो फिलहाल शारीरिक हमलों पर ध्यान केंद्रित करेगा और बाद में विशेष हमलों का अभ्यास शुरू करेगा। हैरानी की बात यह है कि चारमंडर विकास के काफी करीब था, कम से कम बुल्बासौर या स्क्विर्टल से तो ज्यादा ही। वह उन्हें ट्रेनिंग देता, उनका खाना तैयार करता, उन्हें पोके ब्लॉक देता और फिर उन्हें अपने स्टैप तत्व पर नियंत्रण विकसित करने का अभ्यास करवाता। इसी दौरान वह नए विचारों पर मंथन करता और नई जानकारी का अध्ययन करता रहता, जिससे उसे अपना नवीनतम विचार प्राप्त होता। वे फिलहाल एक छोटे से कस्बे में रात बिताने के लिए रुके हुए थे और वे सभी अपने पोकेमोन के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। ऐश अपनी उस नोटबुक में लिख रहा था जिसे सोरेल और वेरिटी पहले भी देख चुकी थी। सोरेल को उसके ट्रेनिंग के नियम और विशेष आहार में दिलचस्पी थी, जबकि वेरिटी को यह सब समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने उसे समझाया तो वह कुछ सोचने लगी, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि वह क्या सोच रही थी। इस बार क्या बना रहे हो ऐश? सोरेल ने पास्ता खाते हुए कहा। अच्छा, मैं कुछ समय से एक खास चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, विद्युत चुंबकत्व।
ऐश ने कहा, जिससे उन दोनों की दिलचस्पी बढ़ गई। देखो, अगर किसी धातु में एक बहुत ही विशिष्ट आवृत्ति पर बिजली डाली जाए, तो उसके ध्रुव एक ही दिशा में मुड़ जाते हैं, जिससे चुंबक बनते हैं। हालांकि, अगर आप चुंबक में बिजली की एक अलग आवृत्ति जोड़ते हैं, तो आपको एक विद्युत चुंबक मिलता है, और यही वह हिस्सा है जिसने मुझे कुछ समय से उलझन में डाल रखा है, ऐश ने कहा और उसने लोहे की पूंछ का उपयोग करते हुए और विभिन्न संभावित आवृत्तियों और गणनाओं के साथ लिखते हुए पिकाचू का एक मोटा मोटा रेखाचित्र दिखाया। सोरेल काफी उत्सुकता से बोली, कागज पर तो यह आकर्षक लगता है, लेकिन आपके द्वारा की जा रही मेहनत से पता चलता है कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरी ओर, वेरिटी कुछ समझ से परे चीजें देखकर थोड़ी उस्लेव लग रही थी। वह मेज से उठी और पिपल्प को पकड़ लिया, जिसने अभी तक खाना खत्म नहीं किया था। हे दोस्तों, मेरा और पिपल्प का खाना हो गया है, हम अपने कमरे में वापस जा रहे हैं, कल मिलते हैं। ऐश या सोरेल कुछ कह पाते, उससे पहले ही वेरिटी वहां से चली गई, और स्क्विर्टल ने पिपल्प का खाना खाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि वह हमारी वजह से ऐसी है? सोरेल ने वेरिटी की आधी खाई हुई प्लेट को घूरते हुए पूछा। शायद। क्या हमें कुछ कहना चाहिए? शायद नहीं, यथार्थवादी बने, अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद स्टेटस और बिगड़ जाएगी। रात का बाकी समय बिना किसी खास घटना के बीत गया और अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में निडोरान और वीडल कई सारे पोकेमोन को पीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। दिन ढलते ढलते शाम हो गई और सबने रुकने का फैसला किया। खाना बनाने की बारी ऐश की थी, इसलिए सोरेल और वेरिटी कैंप लगाने लगी। इसी बीच, एक तरफ निडोरान और वीडल अभी भी लड़ना चाहते थे और चूंकि वे एक साथ लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद भी लड़ने का फैसला किया। ऐश ने उन्हें देखा लेकिन उन्हें लड़ने दिया, जबकि स्क्विर्टल चार्मंडर और बुल्बासौर के बगल में बैठ गया और अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कुछ पॉपकॉर्न निकाल लिया। उनकी लड़ाई तब शुरू हुई जब वे लगभग 10 फीट की दूरी पर थे और निडोरान ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने सींग को आगे फेंककर दूरी कम कर दी, जो चमकने लगा था। वीडल, जो अपने विकास की प्रतीक्षा में पूरे समय केवल अपने जालों से अभ्यास कर रही थी, अब तार जितने पतले और धातु जितने मजबूत जाले बना सकती थी, और जालों का उपयोग करते हुए वह तेजी से रास्ते से हट गई, पीछे एक धागा छोड़ते हुए। निडोरान ने खुद को संभाला और कीड़े को लात मारने के इरादे से कूदने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह हवा में था, वीडल ने एक धागा फेंका जो उसके पैरों के चारों ओर लिपट गया और उसे जमीन पर पटक दिया, और जैसे ही निडोरान उठने लगा, वीडल ने जालों के माध्यम से बिजली का झटका दिया जिससे निडोरान चौंक गया। निडोरान ने इसे चुपचाप सहने से इनकार कर दिया, इसलिए वह अपनी बाहों का इस्तेमाल करते हुए उछल पड़ा और अपने पैरों पर लगे जालों को फाड़ते हुए वीडल पर बर्फ की किरण फेंकने का फैसला किया। वीडल ने जमीन पर बड़ी मात्रा में जाला फेंकना शुरू कर दिया, जिससे उसके सामने जाले का एक ढेर बन गया। बीम के टकराने और धागों को जमा देने से वह सुरक्षित हो गई। वह निडोरान के चारों ओर तेजी से घूमती रही और पीछे छोटे छोटे जाले छोड़ती चली गई। जब वह निडोरान के ऊपर पहुंची तो उसने उसे पकड़ने और ऊपर खींचने के लिए एक जाला फेंका। जैसे ही निडोरान उठा, उसने उसकी बगल में एक कीड़े के काटने का वार किया और उसे वापस नीचे फेंक दिया। निडोरान गुस्से से उठ खड़ा हुआ और थंडरबोल्ट हमला करने का फैसला किया। इसी समय सोरेल और वेरिटी ने दोनों पोकेमोन के बीच की लड़ाई देखी। वे इसे रोकने की कोशिश करने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि एक पोकेमोन बैठकर देख रहा है। वेरिटी ने ऐश की ओर मुड़कर कहा, हे ऐश, तुम्हारे पोकेमोन आपस में लड़ रहे हैं, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं करोगे? वे सिर्फ ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं? वैसे भी, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें ठीक करने के लिए हमारे पास मेरी खाना पकाने की सहायक क्लैफरी है, ऐश ने कहा। तभी क्लैफरी एक छोटी सी शेफ टोपी पहनकर आगे कूद गई। निडोरान ने बिजली का झटका वीडल की ओर फेंका, लेकिन वीडल ने अपने एक चालक जाले से उसका रास्ता बदल दिया और वह सुरक्षित बच गई। इस समय तक उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, उसने पास पड़े एक धागे को पकड़ा और नीचे कूद गई। निडोरान ने इसे अपना मौका समझा और हमला करने के लिए अपने सींग को चार्ज किया, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर पहुंची, निडोरान हिल नहीं सकी। पूरी लड़ाई के दौरान वीडल पतले धागे जैसे जाले बिछा रही थी, और जब वह नीचे कूदी तो उसने उन्हें कस दिया, जिससे निडोरान उसमें लिपटकर फंस गई। मौका देखकर उसने अपने जालों का इस्तेमाल कंडक्टर के रूप में करना शुरू कर दिया ताकि निडोरान में और अधिक बिजली भेजी जा सके, जिससे वह बच नहीं सका। निडोरान बाहर निकलना चाहता था, वह हारना नहीं चाहता था। वह एक राजकुमार था, वह ऐसा राजकुमार था जिसे वह हार नहीं सकता था, वह हारेगा नहीं। जैसे ही उसने ये सोचा, वह चमकने लगा और बढ़ने लगा, और जब रोशनी गायब हुई तो वह निडोरिनो में बदल गया। जब ऐश कुछ सब्जियां काट रहा था और क्लैफरी गुलाबी घोल का एक कटोरा मिला रही थी, तभी ऐश के डेस्क में अपडेट होने की आवाज आई। निडोरिनो एम प्रकृति हल्का जोर स्पा डेफ क्षमता विष बिंदु छुपी क्षमता फुर्ती वर्तमान चालें फोकस एनर्जी कंफ्यूजन प्रोटेक्ट टॉक्सिक स्पाइक्स स्टील रॉक थंडरबोल्ट स्लब बॉम्ब डिग आइस बीम शैडो बॉल सकर पंच वैनोशॉक रॉक स्लाइड रॉयल जीन। किसी के पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि निडोरिनो ने खुद को जालों से छुड़ाया और तेजी से आगे बढ़ा, रास्ते में रॉकेट दागता हुआ। क्योंकि उसकी क्षमता हसल प्रभावी हो गई थी, उसने आगे बढ़ने के लिए शक्ति के लिए सटीकता का त्याग किया।
वीडल ने उनमें से कुछ को चकमा दिया, लेकिन उनमें से अधिकांश से उसे चोट लगी, जिससे वह पीछे हट गई। वह जवाबी कार्रवाई में एक और इलेक्ट्रोवेव भेजने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, निडोरिनो उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे एक जोरदार मुक्का मारकर वापस जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह उठ रही थी, निडोरिनो ने अपना मुंह खोला और एक और चाल चलने की तैयारी करने लगा, इसलिए वीडल ने एक जाला फेंका और उसका मुंह बंद कर दिया। निडोरिनो ने जाले फाड़ दिए और वीडल की ओर एक बैंगनी गुलाबी रंग की अंगूठी फेंकी, जिससे वीडल को चोट लगी और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। वह उठी और अपने चारों ओर जाले बुनकर एक कोकून का खोल बनाने लगी जो हल्का सा चमक रहा था। तभी निडोरिनो ने एक और बर्फ की किरण भेजी। किरण ने कोकून पर प्रहार किया और उसे जमाकर एक ठोस गेंद बना दिया। फिर वह सींग आगे करके दौड़ा और उसे चीरते हुए अंदर घुस गया। उसने चारों ओर देखा और उसके पीछे से वह नीचे उतरी, जो कि एक वीडल नहीं बल्कि अंततः एक विशाल सुनहरी काकुना थी। ऐश ने देखा कि उसका डेस्क फिर से अपडेट हो गया है और इस समय वह चारमंडल की मदद से एक कड़ाही में आग फेंक रहा था। वहीं क्लैफरी घोल से बेकिंग करने की कोशिश कर रही थी और इस प्रक्रिया में वह गंदी हो गई। वन काकुना वन महिला। स्वभाव विनम्र, क्षमता त्वचा उतारना। वर्तमान चालें स्ट्रिंग शॉट, पॉइजन स्टिंग, इलेक्ट्रोवैब, बग बाइट, पॉइजन वेब, आयरन डिफेंस। रानी मधुमक्खी उत्परिवर्तन। लंबे समय तक चले युद्ध से काकुना और निडोरिनो दोनों ही थकने लगे थे। निडोरिनो ने शैडो बॉल चार्ज करना शुरू कर दिया, जबकि काकुना ने वार करना शुरू कर दिया और आयरन डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए खुद को निडोरिनो पर फेंक दिया। शैडो बॉल बुरी तरह से चूक गई और काकुना ने निडोरिनो को धक्का देकर उसे पीछे धकेल दिया, जिसके बाद काकुना ने एक और धागा भेजकर उसकी बांह पकड़ ली और उसे आगे खींचने की कोशिश की। लेकिन निडोरिनो ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद को पकड़वा लिया। फिर उसने रेशम के आर पार एक वज्रपात किया, जिससे काकुना चौंक गई और उसे बिजली का झटका लगा। निडोरिनो ने उसे अपनी ओर खींच लिया और बाजी पलट दी, फिर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर एक पेड़ से टकरा दिया, जिससे निडोरिनो को जीत मिल गई। उसी क्षण एक घंटी बजी, क्योंकि ऐश ने सबका खाना खत्म कर दिया था, जबकि क्लैफरी अभी भी अपने कपकेक खत्म करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, मुझे लगता है कि सभी ने खूब मजा किया। चलो काकुना को पकड़ो और उसे यहाँ लाओ, ऐश ने सबके लिए खाना परोसते हुए कहा। निडोरिनो ने काकुना को धागों से पकड़ा और उसे क्लैफरी के पास घसीट कर ले गई, जो अभी भी अपने कपकेक को घूर रही थी। इसलिए उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से हील पल्स किया और फिर उन्हें दूर भगा दिया। सोरेल और वेरिटी ने एक दूसरे को हैरानी से देखा कि ऐसा कितनी बार होता है, जिस पर ऐश ने जवाब दिया, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, जितना तुम सोचती हो उससे कम। इस जवाब ने जरूरत से ज्यादा सवालों के जवाब दे दिए। ऐश ने सबको खाना परोसा और सबके खाने के बाद क्लैफरी ने अपने कपकेक बांटे, जिन पर बहुत ज्यादा फ्रॉस्टिंग लगी हुई थी, और अगर आप ध्यान से देखें तो वो देखने में कुछ कुछ क्लैफरी जैसा लग रहा था, हालांकि वो काफी अच्छा था। इसके बाद ऐश को छोड़कर बाकी सब सो गए। ऐश ने अपने पोकेमोन को थोड़ा और ठीक किया और फिर ल्यूकारियो को घसीटते हुए दूर ले गया, लाक्षणिक और शाब्दिक दोनों अर्थों में। अगली सुबह शिविर से दूर जाते हुए कुछ रहस्यमय पंजे के निशान थे, जिनका शायद कोई मतलब नहीं था। सभी लोग उठे, अपना सामान पैक किया और शिविर छोड़कर चले गए, और लाक्षणिक रूप से सड़क पर ट्रेनिंग लेते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन चुपके से एक पोकेमोन उनका पीछा कर रहा था, जिसका मकसद ऐश तक पहुंचना था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो रेनबो विंग तक। वह जानता था कि उसे रेनबो विंग का रक्षक बनना है, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था और उसे विंग को अपने लिए पाने की चाहत पैदा कर रहा था। इसलिए वह देखता रहा और इंतजार करता रहा कि कब वह ऐश के मन को प्रभावित कर सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैमरा चालू होता है, छवि धुंधली होती है, केवल नीली और काली रेखाएं ही दिखाई देती हैं और स्क्रीन पर भारी मात्रा में स्टैटिक स्थैतिक दिखाई देता है। हेलो, अगर आप ये देख रहे हैं तो मदद भेजिए, एक पागल मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि वह वही है। बाहर आ जाओ, अभी तुमसे बात खत्म नहीं हुई है। हम दोनों को आराम करने से पहले अभी 3 घंटे और बाकी हैं। नहीं 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 नहीं, नीली आकृति छिपते हुए फुसफुसाए। बाहर आ जाओ, तुम हमेशा के लिए छिप नहीं सकते लड़के। हे भगवान, मैं उसके हाथों पकड़ा नहीं जा सकता, मेरी शारीरिक और मानसिक सेहत पहले से ही खराब हो रही है। तेज सांसें, रुको, अगर मैं 911 पर कॉल करूं तो क्या होगा? वह व्यक्ति एक छोटा सा फोन निकालता है और अधिकारियों को फोन करके पूछता है, हेलो आपातकालीन सेवाएं, आपको किस विभाग की आवश्यकता है? हाँ हेलो, यहाँ एक ट्रेनर है, पुलिस भेजो, रेंजर भेजो। आकृति कट गई, स्थैतिकता छंट गई और ल्यूकारियो दिखाई दिया, और दूसरे कोने से ऐश था। बेहतर होगा कि तुम वो कंप्यूटर कॉल काट दो और मेरे सामने आकर मुझसे बात करो, अभी हमारा काम बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। क्या? समलैंगिकता निषेध? अगर आप ये सुन रहे हैं तो मेरी माँ को बता देना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। आह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले कुछ दिन बिना किसी खास घटना के बीत गए, वही पुराना सिलसिला, यात्रा, शिविर, ट्रेनिंग, फिर सो जाना। उसके हर पोकेमोन ने रास्ते में मिले अलग अलग पोकेमोन के साथ अभ्यास किया और ऐश ने खुद भी बाद में बेहतर गुणवत्ता वाली बेरीज पाने के लिए अपनी बेरीज को दोबारा बो दिया। कुल मिलाकर यात्रा शांतिपूर्ण रही। लीग में
लांस इस समय अपने डेस्क पर मौजूद विभिन्न फोन कॉलों और कागजी तस्कों को संभालने की कोशिश में तनावग्रस्त था। उसे 2 क्षेत्रों में चैंपियन का पद स्वीकार करने का बहुत पछतावा था। साथ ही टीम रॉकेट के नए खतरे के कारण उसे जोतों की निगरानी पर अधिक ध्यान देना पड़ रहा था, जबकि कांटो में भी उसका काम अधूरा था। काम करते करते वह बस आह भर सका। उसने मन ही मन सोचा कि शायद उसे एक सेक्रेटरी रख लेनी चाहिए, कोई प्यारी सी लड़की, चश्मा पहने, शायद मिनी स्कर्ट में, इससे पहले कि वह खुद को थप्पड़ मारे और महसूस करे कि उसने लोरेली का ही वर्णन कर दिया है और उसने उसके पीछे जाने से इनकार कर दिया, पहली बार के बाद से कभी नहीं। लांस उस दिन को याद करके कांप उठा जब वह और ब्रूनो उस महिला के शिकार हुए थे। असल में ब्रूनो ने उससे बचने के लिए ही अपने गृह क्षेत्र कांटो को छोड़ा था। लांस ने अपना सिर हिलाया और यह सोचने के लिए अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और ओक का फोन दिखाई दिया। हेलो लांस, चैंपियन बनकर कैसा लग रहा है? क्या ये वैसा ही है जैसा तुमने उम्मीद की थी? ओक ने मजाक भरे लहजे में कहा। मुझे इससे नफरत है, काश तुम वापस आकर यह पद संभाल लेते, या शायद उन दोनों में से कोई एक, लांस ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। नहीं, 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 मैंने अपने युवावस्था में चैंपियन के रूप में अपना समय बिताया है और वे दोनों फिलहाल इधर उधर घूम रहे हैं, मुझे पूरी तरह से पता भी नहीं है कि वे कहाँ हैं, और मैंने ही उन्हें भेजा था, ओक ने हंसने से पहले कहा। तो साफ साफ बताओ ओक, मुझे शक है कि तुमने मेरे दर्द का मजाक उड़ाने के लिए फोन किया था, क्या वे सहमत हुए थे? लांस ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वे सहमत हों। अरे, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? उस छोटे बच्चे का क्या हुआ जिसे मैंने इतने साल पहले एक चारमंडा दिया था? ओक ने गंभीर होते हुए कहा, हाँ, मैंने प्रोफेसर विलो से बात की है, और वह अपने सहायकों को लीग की सहायता के लिए छिपने से बाहर आने देने के लिए सहमत हो गए हैं। वे फिलहाल आपके टीएएस के आलय के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2 शर्तें हैं। लांस अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया, और वह क्या चाहता है? पैसा, प्रभाव, एक नई मोबाइल प्रयोगशाला इकाई? ओक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वह इस शर्त पर सहमत हो गया है कि 1, आप उन्हें लीग के निजी लाभ के लिए उन पोकेमोन को बुलाने के लिए मजबूर न करें, और 2, वे अपने गुटों को फिर से खोलना और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। लांस की भौहें तन गईं। सच में, मैं पहला हिस्सा समझ सकता हूं, अगर उनका राज खुल गया तो वे अगला निशाना होंगे, लेकिन टीमों को बहाल करने की बात करें तो उन्होंने ही तो उन्हें हटाया था, मैं इसे वापस कैसे ला सकता हूं? ओक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझसे मत पूछो, तुम ही तो चैंपियन बनना चाहते थे, और फिर हंसने लगा। लांस की आंख फड़कने के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ठीक है, फिर मिलते हैं ओक, मैं अगाथा को जरूर बता दूंगा कि तुम उसे याद करते हो और तुमने उससे बार बार आने के लिए कहा है। ओक ने हंसना बंद कर दिया और कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। लांस ने नजरें फेर लीं और कहा, ठीक है, अलविदा। लगता है वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम ऐसा मत करो। लांस ने कॉल काट दी और साथ ही उसने कुछ दिनों के लिए ओक का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। लांस ने आह भरी और फिर अपने बगल में रखा फोन उठाकर तीनों सहायकों को अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसके टीएएस के आलय के दरवाजे से ब्लैंच, स्पार्क और कैंडेला अंदर आ गईं। नोट: क्या ये पुष्टि हो गई है कि ब्लैंच लड़का है या लड़की? मैंने कुछ समय से पोकेमोन गो नहीं खेला है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ब्लैंच की पहचान स्पष्ट ही रही है। टीम रॉकेट का मुख्य अड्डा। जियोवानी अपने वैज्ञानिकों की प्रेस स्पीड देखने के लिए अपने अड्डे के आसपास घूम रहा था। प्रोजेक्ट म्यूटू अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन अंतिम चरण को पूरा करने से पहले उसे 2 अलग-अलग हिस्सों की आवश्यकता थी। प्रयोगशाला पहुंचकर वह अंदर गया और दर्द से कराहते हुए अपने पट्टी बंधे हाथ को पकड़े हुए बैठ गया। उसने ऊपर देखा और घृणा भरी निगाहों से जियोवानी को घूरते हुए कहा, जियोवानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मजबूर कर दिया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? चिंता मत करो मेरे प्यारे ब्लेन, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी प्रेस स्पीड की जांच करने आया हूँ। बाकी वैज्ञानिकों ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, वैसे तो इस हालत में यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल है, ब्लेन ने अपनी पट्टी बंधी बांह दिखाते हुए कहा, जब मौका था तब मुझे फूजी के साथ चले जाना चाहिए था। अरे हाँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त फूजी, मैंने सुना है उसकी अब एक पोती है। अगर कुछ हो गया तो ये बहुत दुख की बात होगी, जियोवानी ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। हमने एक समझौता किया था जियोवानी, तुम उनके सिर के एक बाल को भी मत छूना। कहीं तुम भूल न जाओ, कांटो में इस तरह का प्रोजेक्ट करने वाला मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ, ब्लेन ने खड़े होकर बॉस के सामने आकर कहा। शांत हो जाओ ब्लेन, फूजी ने भले ही धोखा दिया हो और टीम रॉकेट छोड़ दी हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ। तुम इसे खत्म करो और मैं तुम्हें कोई शिकायत नहीं रखने दूंगा, लेकिन अगर तुम अपने उस हाथ का इलाज करवाना चाहते हो तो मेरा प्रस्ताव अभी भी कायम है, जियोवानी ने बाहर जाने से पहले कहा। ब्लेन ने अपने दांत पीस लिए, जियोवानी पर दबाव बनाने के लिए उसके पास केवल यही अधूरा प्रोजेक्ट था, लेकिन जितना अधिक वह इसे टालता रहेगा, उतना ही कम समय उसके पास अपनी बांह को ठीक करने के लिए होगा, और फूजी उतना ही अधिक खतरे में पड़ सकता है।
वह जियोवानी को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी एक बात का वह सम्मान करता था कि वह हमेशा अपना वादा निभाता था, लेकिन हर किसी की एक सीमा होती है। वह अनिच्छा से जियोवानी को आवश्यक योजनाओं पर काम जारी रखने के लिए वापस चला गया। इसी बीच जियोवानी तैयारियों की स्टेटस जानने के लिए आर्च से मिलने के लिए आगे बढ़ता रहा। गलियारों से गुजरते समय उसे देखकर हर सिपाही सतर्क हो जाता और उसके गुजरते समय उसे सलाम करता। आखिरकार वह आर्च की चौकी पर पहुंच गया। अरे बॉस, मुझे ये सम्मान किस वजह से मिला है? आर्च ने कहा। आर्च, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आपकी रिपोर्ट जानना चाहता हूँ, तैयारियां कैसी चल रही हैं? बेशक, फिलहाल एरियाना ने जोहतो में अपना पदभार संभाल लिया है और उनके साथ मौजूद हमारे जासूसों ने हमें बताया है कि वे जोहतो में अपनी सेना जुटा रहे हैं। बहुत बढ़िया, उनकी सारी सेनाएं बन जाने से हमें कांटों में पैर जमाने का मौका मिलेगा, और जैसे ही उन्हें इसका पता चलेगा, हम जोहतो में भी पैर जमा लेंगे। बिल्कुल श्रीमान, ऐसा ही किया जाएगा, आर्च ने कहा जब जियोवानी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकला। अपने कमरे में लौटने से पहले वह एक बड़ी टेस्ट ट्यूब के पास रुका जिसमें एक पोकेमोन था, और वह बस मुस्कुराया और फिर चला गया। ऐश के साथ वापस रात में समूह ने डेरा डालने के लिए बैठ गए। पास में एक कस्बा था, लेकिन वे समय पर वहां नहीं पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। सोरेल खाना बनाएगी, इसलिए ऐश और वेरिटी डेरा लगाएंगे। सेटअप करने में ज्यादा समय नहीं लगा और ऐश के पोकेमोन अपनी रोजाना की ट्रेनिंग करने चले गए। फिर उन्होंने खाना खाया और सो गए। रात में ऐश आमतौर पर ल्यूकारियो को ले जाने से पहले थोड़ी देर सोने का नाटक करता था, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ थी। लुकारियो उस समय कंबल के नीचे छिपा हुआ था जब उसने किसी को उससे बात करते हुए सुना, लगता है आज हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम सो सकते हो। ये सुनकर लुकारियो लगभग रो पड़ा और अपना मन बदलने से पहले ही उसने तुरंत खुद को बेहोश कर लिया। इसी बीच ऐश उठा और उस छोटे तालाब की ओर चला गया जहां वेरिटी बैठी अपने फोन में कुछ देख रही थी। वेरिटी अपने फोटो एल्बम देखती रही और ऐश एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह तब तक स्वाइप करती रही जब तक उसे अपनी मां की तस्वीर नहीं मिल गई। तस्वीर देखकर वेरिटी उस्लेव लग रही थी, तभी अचानक उसने कहा, अरे तुम क्या देख रही हो? वेरिटी का फोन लगभग गिर ही गया था, लेकिन उसने उसे तुरंत पकड़ लिया और देखा कि ऐश उसकी पीठ के पीछे झुककर देख रही है। वेरिटी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सोना चाहिए था। मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकती हूँ, ऐश ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। तो तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है? वेरिटी ने अपना फोन नीचे रख दिया और कहा, मैं कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही थी और मुझे अपनी मां की एक तस्वीर दिखी। सच तो यह है कि मैं इस पूरे समय उनके बारे में सोचती रही हूँ, लेकिन जब से मैं भाग गई हूँ तब से हमारी बात नहीं हुई है। सच में, आप मुझे कारण बताना चाहते हैं? वेरिटी ने गहरी सांस ली और कहा, वह अपने देश में एक मशहूर पोकेमोन ट्रेनर है। मैं जो कुछ भी करती हूँ, वह उसके लिए कभी काफी नहीं होता। इसीलिए जब मैंने देखा कि तुम मुझसे कितनी बेहतर हो, तो मुझे दुख हुआ। ऐश पीठ के पीछे हाथ रखकर लेट गया। क्या उसने कभी कहा था कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, या तुमने दूसरों की बातों के आधार पर ही ऐसा मान लिया था? वेरिटी ने इस बारे में सोचा, फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मां ने उसे कभी यह नहीं कहा कि वह अच्छी नहीं है, बल्कि उसकी मां हमेशा उसके साथ धैर्य रखती थी, यहां तक कि उसकी असफलताओं पर भी। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए सोचा था क्योंकि कुछ लोग उसके बारे में पीठ पीछे बातें करते थे। आप जानते हैं कि हर कोई हमेशा जीत पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन रास्ते में आने वाली सैकड़ों असफलताओं की परवाह कोई नहीं करता। मैं सब कुछ जानते हुए पैदा नहीं हुआ था। मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, घंटों परिश्रम किया जब तक कि मैं वह हासिल नहीं कर सका जो मेरा था। मुझे यकीन है कि आपकी मां भी ऐसी ही थी, कोई भी परिपूर्ण पैदा नहीं होता। वेरिटी ऐश की कही बात पर सोचने लगी। ओम हे, तभी सुइक्यून उनके सामने पानी पर चलते हुए प्रकट हुई और उन्हें घूरने लगी। वेरिटी को यह एहसास होने से पहले ही वह मंत्रमुग्ध हो गई थी कि वह क्या कर रही है, और सुइक्यून के भागने से पहले उसने तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकालने की कोशिश की। रुको, मत जाओ, वेरिटी ने कहा और लगभग पानी में कदम रखने ही वाली थी। चिंता मत करो मेरी प्यारी वेरिटी, मैंने तस्वीर खींच ली है, ऐश ने पानी में रहने वाले कुत्ते की तस्वीर दिखाते हुए कहा। अब सो जाओ, ऐश ने कहा। वेरिटी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरी माँ की तरह व्यवहार कर रही हो? ऐश भी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं तुम्हें माँ की तरह प्यार कर रही हूँ, बच्ची। जाओ सो जाओ और अपनी माँ को ज्यादा बार फोन करो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बेचारी माँ कितनी चिंतित रही है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह सब लोग उठ गए। सारा सामान पैक करने के बाद ऐश और वेरिटी ने सोरेल को सुइक्यून की तस्वीर दिखाई और बताया कि उन्होंने उसे रात में तालाब के पास कैसे देखा था। एंटेई को देखने के तुरंत बाद सुइक्यून से मिलना अविश्वसनीय फेट है, काश मैं भी जाग रही होती, सोरेल ने कहा। ऐश चुपके से सोरेल के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाता है। बीते दिनों पर पछताने से कोई फायदा नहीं, हमें सूर्यास्त से पहले अगले कस्बे तक पहुंचना है। अगर हम दौड़ें तो हम 12 बजे के ठीक बाद वहां पहुंच जाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं? पीठ पर थप्पड़ पड़ने के सदमे से उबरते हुए सोरेल ने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, मैं रेनबो विंग के बारे में और जानकारी के लिए पुस्तकालय देखना चाहता था।
ठीक है, चलो चलते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुम दोनों से पहले वहां पहुंच जाऊंगी, वेरिटी ने आगे दौड़ते हुए कहा और पिपल को उसका पीछा करने में मुश्किल हो रही थी। ऐश और सोरेल ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने कंधे उचकाए और दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में ऐश ने पेंगुइन को पकड़ा और उसे पिकाचू के साथ अपने दूसरे कंधे पर रख लिया। कुछ समय बाद ऐश कस्बे के द्वार पर खड़ा था। वह कस्बा एक छोटा बंदरगाह कस्बा था, जिसके केंद्र में एक युद्ध क्षेत्र था। वेरिटी और सोरेल गेट पर पहुंचते ही हॉर्न लगे थे, जबकि ऐश और उसके कंधों पर बैठे दो पोकेमोन कुछ बेरीज खा रहे थे। वेरिटी ने कहा, तुम इतनी देर तक कैसे दौड़ते हो? ऐश ने थोड़ा पानी निकाला और उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, मेरा पालन पोषण मूल रूप से एक ड्रैगनाइट ने किया था। या तो मैं इतना ताकतवर हो गया कि उसका सामना कर सकूं, या इतनी तेजी से भागना सीख गया कि उससे बच सकूं, या फिर मेरी पसलियां टूट गईं। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। पानी पीने और सांस लेने के बाद वे कस्बे में गए। वे कस्बे के केंद्र में पहुंचे और वहां उन्होंने एक स्टेडियम देखा जिसका उस समय उपयोग हो रहा था। एक अनजान व्यक्ति से पूछने पर उन्हें पता चला कि वहां किंग ऑफ द हिल का मैच चल रहा था, जो तब तक चलेगा जब तक कोई लगातार 10 जीत हासिल नहीं कर लेता या अंधेरा नहीं हो जाता, जो भी पहले हो। क्या तुम लोग थोड़ी देर तक इस पर लड़ना चाहते हो? ऐश ने पूछा। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि यह सबसे बुरी बात होगी, वेरिटी ने कहा। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह अच्छा अभ्यास हो सकता है, लेकिन मुझे संदेह है कि हम में से कोई भी पूरे 10 जीत हासिल कर पाएगा। मेरा मतलब है, हाँ, खासकर लगातार मुकाबलों के साथ, लेकिन कभी कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए लड़ना अच्छा लगता है, ऐश ने कहा। लड़ाइयाँ वाकई बेहद रोमांचक थीं। वेरिटी ने पिपल के थकने से पहले 5 लड़ाइयों को पार कर लिया। सोरेल और ल्यूकारियो ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 8 लड़ाइयों को पार किया, और ऐश ने स्क्विर्टल का इस्तेमाल करते हुए स्क्विर्टल के थकने से पहले 7 ट्रेनर को हरा दिया। कुछ और लड़ाइयों के बाद रात हो गई और सभी ने सोने का फैसला किया, इसलिए समूह पोकेमोन सेंटर में जाकर अपना इलाज करवाने और फिर एक कमरा लेने चला गया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने कपड़े बदले और अपने बचे हुए काम निपटाने के लिए नीचे चले गए। वेरिटी ने कहा कि वह फोन करने जा रही है। उसने यह नहीं बताया कि किसे फोन करना है, लेकिन ये स्पष्ट था। इसी बीच ऐश और सोरेल हो की कहानियां देखने के लिए पुस्तकालय गए। दोनों ने कुछ किताबें उठाईं और उन्हें सरसरी तौर पर पढ़ने लगे। ऐश विशेष रूप से उन कहानियों को देख रहा था जो उसे याद थी, ताकि इंद्रधनुषी नायक के अस्तित्व का वास्तविक कारण पता चल सके। ऐश को कुछ नहीं मिला, लेकिन सोरेल को एक किताब मिली। उसने ऐश को अपने पास बुलाया और उसे सरसरी तौर पर पढ़ने लगा। ऊपर से हो लोगों और पोकेमोन की कई रचनाओं पर नजर रखता था, और वे खुशी की आभा का अनुभव करते थे, और उन्हें उससे ऊर्जा प्राप्त होती थी। सोरेल ने पन्ना पलटा, और फिर भी बुराई के हृदय ने उससे शक्ति छीन ली। जब इंद्रधनुषी पंख बुराई के हृदय को छूता है, तो उसका रंग गायब हो जाता है। ऐश को महसूस हुआ कि कोई किताबों की अलमारी के पीछे छिपा है, इसलिए उसने इसका पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। बुराई का दिल, लगता है कि यह या तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में होगा जो इतना अहंकारी है कि उसे पंख न मिलने के बावजूद वह उसे चाहता है, या इतना मूर्ख है कि उसे पंख न मिलने के बावजूद वह उसे चुरा लेता है। ऐश को महसूस हुआ कि किताबों की अलमारी में बैठा व्यक्ति चिढ़ रहा है, तो इस दुष्ट हृदय की क्या एट्रिब्यूट है? क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा गुस्से में रहता है, या जिसके कोई दोस्त नहीं है? ओह, शायद बचपन में उन्हें पर्याप्त ध्यान नहीं मिला, इसलिए वे अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं और एक गुंडे बन जाते हैं। सोरेल सोचने लगी कि ऐश ये सब क्यों कह रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, शायद सभी किंवदंतियों की तरह विशिष्ट बातें अस्पष्ट रहती हैं, इसलिए निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। ऐश को महसूस हुआ कि छिपकर बातें सुनने वाला व्यक्ति दूर जा रहा है, इसलिए उसने अपना पंख निकाला और सोरेल द्वारा क्वेस्ट गई किताब को देखने लगा। इस दौरान वेरिटी इस समय कंप्यूटर पर थी और अपनी मां को फोन करने के बारे में गंभीरता से पुनर्विचार कर रही थी। उसने नंबर पहले ही डाल दिया था, उसे बस डायल बटन दबाना था। वह अपने फैसले पर फिर से विचार कर रही थी कि तभी पिपल उछल पड़ा और वेरिटी के रोकने से पहले ही उसने उसके लिए डायल बटन दबा दिया। अंततः स्क्रीन चालू हो गई और स्क्रीन पर वेरिटी की मां दिखाई दी, जो वेरिटी को देखने तक भ्रमित लग रही थी। ओह, हाय मॉम, वाह वाह, देखो तो सही, आखिरकार किसने फोन किया? तुम्हें अंदाजा भी है कि जब तुम घर से गायब हो गए थे तो मैं कितनी परेशान थी? क्या कभी कभार मुझे फोन करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होता? वेरिटी थोड़ी घबराई हुई थी और बस वहीं खड़ी थी। तभी पिपल अपनी मां का अभिवादन करने के लिए स्क्रीन पर कूद पड़ी। ओह, पिपल, नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी विद्रोही बेटी का ख्याल रख रहे होगे। तो माँ, मुझे लगता है कि आप जानना चाहती हैं कि मैं क्या कर रहा था, या कम से कम मैं कहाँ हूँ। ओह, हाँ, मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि तुम सही खान पान अपना रहे हो, और सब्जियां भी खाओ, ये बहुत जरूरी है। और कपड़ों के बारे में क्या? तुम हर दिन गंदे कपड़े तो नहीं पहनते ना? वेरिटी और उसकी माँ थोड़ी देर तक एक दूसरे से बातचीत करती रहीं और जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी लेती रहीं। इसी दौरान ऐश और सोरेल वापस आ रहे थे और ऐश ने बाद में पढ़ने के लिए किताब अपने पास रखी हुई थी।
दोनों ने देखा कि वेरिटी को उसकी मां डांट रही थी और वे आपस में बहस करने लगे कि क्या उन्हें बीच में जाकर उसे बचाना चाहिए। वेरिटी के उन्हें देखने और उन्हें बचाने का इशारा करने से पहले ही वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन दोनों ने आह भरी और कैमरे के फ्रेम में आ गए। हेलो वेरिटी, क्या तुम अपनी बहन से बात कर रही हो? ऐश ने वेरिटी की मां की ओर देखते हुए कहा। वाह, कितना सभ्य युवक है। और तो और, वह मुझे वेरिटी की बहन समझता है। अरे, आप दोनों तो हैं। नमस्कार, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? उसकी मां तुरंत खुश हो गई। मैं ऐश हूँ। मैं सोरेल हूँ। मैं वेरिटी की मां हूँ, हालांकि आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वेरिटी ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। वह बहुत चंचल है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे दोस्त बनेंगे। माँ, काश तुम चिंता करना बंद कर देती। वेरिटी ने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सब लोग सुन सकें। अगर आप भूल गए हो तो मुझे खेद है, मेरी इकलौती बेटी बिना बताए घर से भाग गई और उसने मुझे काफी समय से फोन नहीं किया है। मुझे लगता है कि मेरा ऐसा कहना कुछ हद तक जायज है। वेरिटी की मां ने ये कहते हुए उनकी सारी प्रेस स्पीड को खो दिया। कुछ और डांट फटकार के बाद वेरिटी की मां ने आखिरकार फोन काट दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने वेरिटी से वादा लिया कि वह अपना काम खत्म करने के बाद वापस आएगी। जब उसकी मां ने आखिरकार फोन रख दिया तो वेरिटी ने हस्ताक्षर किए और पास के सोफे पर बैठ गई। मैं थोड़ी देर यहीं लेटने वाली हूँ। ऐश और सोरेल ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक ही बात सोचते हुए मुस्कुरा दिया। फिर वे उसके पास गए और उसे गोद में उठा लिया। अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। वेरिटी छटपटाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। नहीं, हम बाहर जा रहे हैं और तुम्हें ये पसंद आएगा, ऐश ने कहा। और बस इसी तरह वेरिटी को पोकेमोन सेंटर से बाहर घसीट कर ले जाया गया। जॉय ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसने देखा कि वे दोस्त थे और वह मन ही मन मुस्कुराए। रात के बाकी समय में वे छोटे से कस्बे में घूमने निकले और फिर एक स्थानीय रेस्तरां में दोपहर का भोजन किया। जब वे लौटे तब तक वेरिटी इतनी थक चुकी थी कि ऐश उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा था। उसने पिपल की मदद से उसे उसके कमरे में छोड़ा और खुद अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सब लोग उठे और मिलने के लिए नीचे गए। ऐश ने कुछ कॉफी ली और बैठ गया। चारमंडर उसकी गोद में सो रहा था और पिकाचू केचप के साथ टोस्ट खा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे? क्या आप लोग थोड़ा और आराम करना चाहते हैं या हमें यात्रा जारी रखनी चाहिए? मुझे लगता है कि हम कुछ और दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से, अगर हम सबसे तेज मार्ग अपनाते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में वहां पहुंच जाना चाहिए, सोरेल ने अपने नक्शे को देखते हुए कहा। ओह, हाँ, मुझे लगता है कि यह छोटा सा रोमांच लगभग खत्म हो गया है, वेरिटी ने थोड़ी यूएसएलवी बढ़ी से कहा। अच्छा, अगर ये लगभग खत्म हो चुका है तो क्यों ना हम यहाँ कुछ और घंटे बिताएं, कम से कम दोपहर के भोजन तक, ताकि हम कुछ और लड़ाई कर सकें, ऐश ने सुझाव दिया। सोरेल ने कंधे उचकाए लेकिन वह भी सहमत हो गई। वे सभी केंद्र की ओर बढ़े जहां कुछ लोग पहले से ही लड़ रहे थे, वे भी उसमें शामिल हो गए। वेरिटी ने कुछ पोकेमोन को हरा दिया लेकिन स्नोलैक्स वाले एक ट्रेनर ने उसे हरा दिया। सोरेल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसे भी हरा दिया और ल्यूकारियो के आने से पहले 3 और पोकेमोन को हराने की कोशिश की। ऐश ने छलांग लगाई, चारमंडर से उसे बाहर निकाला और कुछ राउंड तक मुकाबला किया। उसकी अगली प्रतिद्वंदी एक क्लैफरी वाली लड़की थी। वह देखने में क्लेफा की तरह कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी। चारमंडर, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। एम्बर, फिर मेटल क्लॉ के लिए आगे बढ़ो। क्लैफरी, बचने की कोशिश करो, लड़की ने आदेश दिया। चारमंडा आगे दौड़ी और उस गुलाबी चीज पर एक एम्बर दागा। वह हवा में कूदकर बचने में कामयाब रही, लेकिन एक बार जब वह हवा में आ गई तो वह चारमंडा के धातु के पंजे से नहीं बच सकी जिसने उसे जमीन पर पटक दिया। क्लैफरी, अगर तुम उठ सकती हो तो एक निशस्त्र करने वाली आवाज आजमाओ। क्लैफरी ने खुद को ऊपर उठाया और चारमंडा की ओर चिल्लाई। हालांकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चारमंडा लगातार लड़ाइयों से थकने लगा था। चारमंडा, अब मुझे मत छोड़ो, एक और मेटल क्लॉ से इसे खत्म करो। चारमंडा उठा और आखिरी बार के लिए तेजी से आगे बढ़ा, जिससे क्लैफरी स्टेडियम से बाहर हो गई और लड़ने में असमर्थ हो गई। और यह है 9वीं जीत, अचानक उद्घोषक ने कहा। क्या कोई इस ऑस्ट्रेलियाई ट्रेनर को हराने की कोशिश करना चाहेगा? मेरे पास एक विचार है कि तुम्हें किससे मुकाबला करना चाहिए, एक आवाज ने घोषणा की, और जिस दिशा में क्रॉस चल रहा था और उसके पीछे पीछे डेमियन चुपचाप चल रहा था, उस दिशा को देखकर ऐसा लगा कि डेमियन ने एक नई पट्टी बांधी हुई है। अरे देखो तो कौन आया है, पिछली बार से सबक सीख लिया या मुझे तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा, ऐश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे क्रॉस और भी चिढ़ गया। जो भी हो, तुम्हें जीत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि तुमने मुझे चौंका दिया। ओह सॉरी, मुझे लगता है मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि आपने मुझ पर हमला किया था। सॉरी, मेरी गलती थी, ऐश ने कहा। जब भी मैं तुम्हें उस बेकार पोकेमोन को उठाते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कमजोर ही कमजोर को आकर्षित करता है। वाह, क्या इसीलिए आपने एक नौसिखिया ट्रेनर के साथ टीम बनाई? अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि तुम और वह छिपकली कितने निकम्मे हो। ऐश मुस्कुराया, मुझसे मुकाबला करके जो करना है। मान लो अगर तुम जीतते हो तो तुम एक थके हुए प्रथम क्लास के प्रतियोगी को हराओगे, अगर हारते हो तो तुम्हारी बेइज्जती होगी।
क्रॉस को एक विचार आने से पहले ही वह अपने दांत पीसता है, जैसे कि मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। तुम तो 100% पर भी हार जाओगे। नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसे, तुमने क्या कहा, नौसिखिया ट्रेनर, तुम्हें हराने दूंगा। ये सुनकर डेमियन थोड़ा सहम गया। यह एक साहसिक रणनीति है, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। ठीक है तो चलिए नाचते हैं। डेमियन उसके पास गया लेकिन क्रॉस उसे हौसला दे रहा था। इसी बीच ऐश ने चारमंडर को पास लाते हुए कहा, हे दोस्त, क्या तुम तैयार हो? चारमंडर ने अपने पुराने ट्रेनर डेमियन की ओर देखा और घबराते हुए बोला, चाम। ऐश उसके पास पहुंचा और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोला, तुम्हें पता है, अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो तुम्हें बस कह देना चाहिए। तुम काफी थके हुए लग रहे होगे, और अब तुम्हारा सामना अपने पुराने ट्रेनर से होने वाला है। अभी हार मानने में कोई शर्म नहीं है। ऐश मुस्कुराया और पिकाचू भी आगे आकर उसे थपथपाते हुए बोला, पिका। चारमंडर ने ऐश और पिकाचू को देखा, फिर डेमियन को, फिर क्रॉस को, और अंत में जोर से कहा, चारमंडर। ठीक है, तो सुनो, अगर तुम जीत गए तो मैं आज रात तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास बनाऊंगा, ऐश ने कहा और चारमंडर उत्साहित होकर मैदान के अपने हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। इसी बीच डेमियन भी आगे बढ़ा और एक पोकेबॉल निकाली, फिर उसे एक पल के लिए देखा और फेंक दिया, जिससे एक नाइनटेल्स निकला। क्रॉस भी उसके पीछे बैठा खेल देखने के लिए तैयार था। ऐश उस दृश्य को देख रहा था और एनालिसिस कर रहा था कि वह क्या कर सकता है। चारमंडर थका हुआ था और नाइनटेल्स को बढ़त हासिल थी। अग्नि से जुड़े हमले बेकार थे और अग्नि प्रकार होने के बावजूद यह आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। इस स्टेटस में उसके पास एकमात्र फायदा यह था कि उसकी रणनीति बेहतर थी, जबकि डेमियन केवल वही करता है जो क्रॉस उसे बताता है। जब मैच शुरू हुआ तो डेमियन ने आदेश दिया, नाइनटेल्स, विलो विस्प आजमाओ। लोमड़ी की पूंछ से 4 बैंगनी लपटें निकली और उन्हें चारमंडर की ओर भेजा, हालांकि वे धीमी थीं, बहुत धीमी। ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो और जमकर वार करो। चारमंडर के पंजे बैंगनी रंग से चमक उठे और वह तेजी से आगे बढ़ा और पास आ रहे आग के गोलों को काटने लगा। वह दौड़ता और कूदता हुआ उनके ऊपर से तब तक जाता रहा जब तक कि वह लोमड़ी तक नहीं पहुंच गया और अपने पैरों के पंजों का इस्तेमाल करने लगा। नाइनटेल्स पीछे हट गया और डेमियन चिंतित हो गया, क्या तुम ठीक हो? लेकिन क्रॉस ने उसे कुछ बताया जिससे उसकी बात अधूरी रह गई, इसलिए उसने अपनी पीठ सीधी की और कहा, उठो और एक्स्ट्रा सेंसरी का इस्तेमाल करो और फिर शैडो बॉल फेंको। लोमड़ी उठी और उसने चारमंडर पर एक मानसिक हमला किया जिससे वह अपना सिर पकड़ने पर मजबूर हो गया। फिर लोमड़ी ने अपना सिर उठाया, एक हरी गेंद उठाई और उसे जमीन पर पड़े चारमंडर की ओर फेंक दिया। चारमंडर ने खुद को संभाला और आसानी से हरी गेंद के ऊपर से छलांग लगा दी, लेकिन यही तो डेमियन, या यूं कहें कि क्रॉस चाहता था। नाइटशेड, नाइनटेल्स ने एक काली आभा प्राप्त की और हवा में उड़ रहे चारमंडर पर एक काली किरण छोड़ी, जिससे वह बच नहीं सका। चारमंडर को पीछे धकेल दिया गया लेकिन वह फिर से उठ खड़ा हुआ और ऐश की ओर एक आवाज निकालकर संकेत दिया कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्मोक स्क्रीन से जमीन में घुस जाओ और फिर अपनी पूंछ का इस्तेमाल करो। चारमंडर ने काला धुआं उगलना शुरू किया और गायब हो गया, जिससे सभी लोग उसे देख नहीं पाए। तभी क्रॉस ने धुएं में आग देखी और डेमियन को आदेश दिया। हाँ, फायर ब्लास्ट वहीं है, डेमियन ने आग की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन जैसे ही बड़ी आग उन पर पड़ी, उन्हें कुछ भी निकलता हुआ नहीं दिखा, बस एक अंगारा बचा था जो एक छलावा था। डेमियन नाइनटेल्स को वहां से निकालना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चारमंडर पीछे से कूदकर आया और अपनी बैंगनी रंग से चमकती पूंछ से लोमड़ी के सिर पर वार किया, फिर उसके पास से कूदकर अपनी मूल स्टेटस में लौट गया। नाइनटेल्स अभी भी खड़ा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से। क्रॉस को गुस्सा आ रहा था क्योंकि नाइनटेल्स हार रहा था। उसने खास तौर पर डेमियन को एक विशेष तरीके से उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहा। उसने डेमियन को कमीज से पकड़ा और उसके कान में कुछ चिल्लाया। डेमियन के छूटते ही वह वापस लड़ाई में कूद पड़ा। अब फायर स्पिन करो और चारमंडर को फंसाओ। नाइनटेल्स ने अपनी मानसिक ज्वालाओं को चारमंडर के चारों ओर फैलाकर उसे एक ही जगह पर फंसा दिया। अब इस ज्वाला प्रपात को पूरी शक्ति से खत्म करो। लोमड़ी ने अपने मुंह में आग की एक धारा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बीच क्रॉस ऐश पर मुस्कुरा रहा था जैसे वह जीत गया हो और अपनी घटिया खलनायक वाली स्पीच देने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन ऐश चिंतित नहीं था। चारमंडर, चलो इसे खत्म करते हैं। तुम्हें वह चाल याद है जिसका हमने अभ्यास किया था? चारमंडर तुरंत मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि वह उससे क्या करवाना चाहता है, इसलिए वह एक विशेष मुद्रा में आ गया। जैसे ही लोमड़ी के मुंह से आग निकली, वह तेजी से चारमंडर की ओर बढ़ने लगी और सभी चिंतित हो गए, ये सोचकर कि अब सब कुछ यहीं खत्म होने वाला है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। चारमंडर के पंजे चमकने लगे, लोहे के ड्रैगन का पंजा, धातु का पंजा, जोड़ ड्रैगन का पंजा। चारमंडर लपटों के बीच से तेजी से गुजरा और अपने पंजों का इस्तेमाल करके अपनी ओर आती आग को चीर दिया। एक पल के लिए वह पीछे धकेला गया, फिर चमकने लगा और आगे बढ़ने लगा। वह बड़ा हो गया और आग और लपटों के बीच से तेजी से गुजरने लगा, जिससे उसका रूप 4 मिलियन के रूप में प्रकट हुआ। जैसे ही वह लपटों से बाहर निकला, वह एक पल के लिए गायब हो गया और लोमड़ी के दूसरी तरफ प्रकट हुआ। उसके पीछे बची हुई आग लगभग पंखों का रूप ले रही थी। जैसे ही नाइनटेल्स नीचे गिरा,
स्टेडियम में सन्नाटा शैडो हुआ था। तभी दर्शकों की ओर से जयकारे गूंज उठे और ऐश ने अपनी 10वीं जीत दर्ज कर उसे किंग ऑफ द हिल का ताज पहना दिया। सोरेल और वेरिटी भी आगे आई। वेरिटी उछल पड़ी और ऐश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वाह, तो तुम यही कर रहे थे, तुम इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और तुमने हमें बताया भी नहीं। वास्तव में वह लड़ाई प्रभावशाली थी और चार्मेंडर, या मुझे कहना चाहिए चार्मेलियन, बहुत ही प्रशंसनीय था। चार्मेलियन तारीफें सुन रहा था और खुश था, लेकिन इसे दिखाना नहीं चाहता था। बैककोर्ट 3। ऐश ने आखिरकार ये देखने के लिए अपना डेस्क चेक किया कि अब उसके पास क्या क्या संसाधन हैं। चार्मेलियन एम क्षमता, सूखा छिपी हुई क्षमता, कठोर पंजे। वर्तमान चालें, मेटल क्लॉ, स्मोक स्क्रीन, ड्रैगन टेल, ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन क्लॉ, आयरन ड्रैगन क्लॉ, स्लैश, फ्लेम थ्रोवर, शैडो क्लॉ, ड्रैगन बोन। उत्सव जारी रहा और सभी उत्साहित थे, लेकिन कोने में जहां डेमियन और क्रॉस खड़े थे, क्रॉस गुस्से से आग बबूला था और डेमियन के पास जाकर बोला, यह क्या था? ओह, मुझे नहीं पता, मैं बस हार गया था, क्रॉस के टोकने से पहले डेमियन हकलाया। मुझे परवाह नहीं, तुम हार गए और बदले में तुमने मुझे और भी बुरा दिखाया। मैंने कहा था कि कभी मेरे रास्ते में मत आना वरना मैं तुम्हें हटा दूंगा। ठीक है, तुम दफा हो जाओ, मुझे किसी कमजोर की जरूरत नहीं है जो खोए हुए पिल्ले की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता रहे। डेमियन कुछ कहने ही वाला था कि क्रॉस ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने कहा दफा हो जाओ, क्रॉस डेमियन को मुक्का मारने ही वाला था कि तभी एक परिचित हाथ ने उसके मुक्के को पकड़ लिया। डेमियन और क्रॉस दोनों ने देखा तो ऐश मुस्कुराते हुए वहां खड़ा था। वाह 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 वाह, लगता है मेरा संदेश तुम तक पहुंचा ही नहीं, क्या मुझे तुम्हें एक और सबक देना पड़ेगा? क्रॉस ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसे ऐश ने उसे करने दिया। पता है, अगर कोई उसके कान में चिल्लाकर आदेश नहीं दे रहा होता तो शायद उसके पास बेहतर मौका होता। ऐश को बेफिक्र मुस्कान के साथ बात करते देख क्रॉस को गुस्सा आया, लेकिन वह जानता था कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खासकर शहर में, इसलिए उसने बस जो भी हो कहकर बात खत्म की और चला गया। डेमियन ने ऐश की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद, लेकिन क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या है। क्या मैं चार्मेलियन से माफी मांग सकता हूं? ऐश के पीछे चार्मेलियन खड़ा था और यह सुनकर थोड़ा सा हम गया। मुझसे मत पूछो, चार्मेलियन से पूछो। ऐश को डेमियन द्वारा उसकी अग्नि छिपकली छीनने की कोशिश से सच में डर नहीं था। इस बार तो वह उस तरह का व्यक्ति नहीं लग रहा था। वैसे भी, अगर उसे डर होता भी तो चार्मेलियन के साथ उसका पहले से ही बहुत गहरा रिश्ता बन चुका था। डेमियन चार्मेलियन के पास पहुंचा और फिर झुककर बोला, चार्मेलियन, मुझे माफ करना, मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद शायद तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी, लेकिन मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था। चार्मेलियन ने हैरानी से देखा और फिर ऐश की ओर देखा, लेकिन ऐश ने बस कंधे उचका दिए और उसे खुद फैसला लेने दिया। चार्मेलियन ने डेमियन की ओर देखा, फिर अपना पंजा उसके कंधे पर रखा और उसे मेलियन का इशारा किया। धन्यवाद। इस दौरान सोरेल और वेरिटी भी सामने आईं। तो अब तुम क्या करोगे जब तुम पीछे छूट गए हो? ऐश ने आधे मजाक में कहा, क्या तुम ट्रेनर बने रहोगे? नहीं, मैं ट्रेनर बनना छोड़ चुका हूँ, यह मेरे लिए नहीं है। सच कहूँ तो मैंने ये काम केवल इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे पिता ने प्रोफेसर को बहुत सारा पैसा दिया था और वह चाहते थे कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, भले ही उन्हें अपने माता पिता से काफी संपत्ति विरासत में मिली हो। हाँ, उस बारे में क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने ओक को कितने पैसे दिए थे? ऐश ने पूछा क्योंकि उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला था। वैसे तो तकनीकी तौर पर मुझे ये कहने की इजाजत नहीं है, लेकिन डेमियन करीब आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे ऐश का दम घुटने लगा। सच में, क्या उसने कुछ ड्रैगनाइट अंडे भी डाल दिए? वह इतना पैसा क्यों देगा? डेमियन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी धन्यवाद, और कृपया मेरे लिए चार्मेलियन का ख्याल रखना। लो, मुझे अपना नंबर दे दो ताकि जब वह दोबारा इवॉल्व हो तो तुम उसे देख सको। ऐश ने अपना पोकेडेक्स आगे बढ़ाते हुए कहा। डेमियन मुस्कुराया, अपना फोन निकाला और दोनों को टेप से चिपकाकर नंबरों का आदान प्रदान किया। उसके बाद डेमियन ने हाथ हिलाकर विदा ली और अपने रास्ते चला गया। ऐश ने आह भरी और चार्मेलियन को वापस उसकी गेंद में डाल दिया। ठीक है, चलो पहले ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ खाने के लिए बाहर से मंगवाते हैं। वापस रास्ते में आकर उन्होंने पोकेमोन के लिए बने चीनी व्यंजन खाए। ऐश ने चार्मेलियन के लिए कुछ मसालेदार खाना भी लिया। पिकाचू भी उसे चखना चाहता था, इसलिए ऐश ने उसे एक टुकड़ा दिया और वह तुरंत रोने लगा। पिकाचू, हे ओ बैककोट है। पिकाचू ने पानी की बोतल ली और सारा पानी पी गया, फिर ऐश की तरफ धोखे भरी नजरों से देखते हुए कहा, अरे तुम ही तो थे जो इसे आजमाना चाहते थे। पिकाचू, मैन, सोरेल और वेरिटी यह सब होते हुए देख रही थीं और पिकाचू पर हंस रही थीं। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए, उसने उसे एक मीठा संस्करण दिया जिसे उसने वास्तव में पसंद किया। पिकाचू, ओमेगा। वे बैठ गए और चट्टान के ऊपर से देखने लगे तो पाया कि बटरफ्री एक दिशा में उड़ रही थी। अरे देखो, तुम्हें क्या लगता है कि वे सभी बटरफ्री क्यों जा रहे हैं? वेरिटी ने पूछा। क्या आपको नहीं पता, बटरफ्री का प्रजनन काल आने वाला है? सोरेल ने अपना टैबलेट निकालते हुए और जल्द ही होने वाली घटना को दिखाते हुए कहा।
हाँ, इस दौरान ट्रेनर अपने बटरफ्री को छोड़ देते हैं ताकि वे जाकर अपना जीवन साथी ढूंढ सकें। ओह माय गॉड, काश मेरे पास अभी बटरफ्री होता, ऐश ने मजाक में कहा। ये वास्तव में उतना बुरा नहीं लगता, खासकर अगर दूसरे ट्रेनर भी ऐसा कर रहे हों, और मुझे यकीन है कि इसके खत्म होने के बाद ट्रेनर उन्हें वापस लेने आएंगे। ये केवल कुछ दिनों तक ही चलता है, वेरिटी ने सोरेल की टैबलेट को देखते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल, बशर्ते ट्रेनर अपने पीछे छूटे हुए पोकेमोन को वापस लेने आना याद रखे। भला कौन बेवकूफ अपने पोकेमोन को भूल जाता है, जबकि उसने वापस आने का वादा किया था। ऐश ने मन ही मन हंसते हुए कहा। सोरेल और वेरिटी ने एक दूसरे को देखा, ये सोचते हुए कि यह बात उन्हें व्यक्तिगत क्यों लगी। इससे पहले कि ऐश ने विषय बदलते हुए कहा, देखो, ये गुलाबी रंग की है। ऐश ने उस गुलाबी तितली की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसके बारे में कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।